हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल चौहान और मैं हूं शिमला से। स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब चैनल पर आज मैं एक इतिहास की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे इतिहास को एक बहुत ही बेहतरीन इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच से। हम इतिहास के जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सब का इंटरलिंक देखेंगे आपस में क्या क्या है। हम इतिहास के सभी फैक्ट्स को एनालाइज तो करेंगे ही, लेकिन सभी कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे ताकि एक बेहतरीन बैलेंस हम क्रिएट कर सकें फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज का, ताकि अगर एग्जामिनर आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन पेच करे तो आप कभी भी स्टंप ना हो। सो आई होप आज के सेशन से आप वो इन्फॉर्मेशन गेन कर सकेंगे जो मेरी इंटेंट है आपको देने की। आज का हमारा सेशन रहेगा मेडाइवल हिस्ट्री से और टॉपिक रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। आइए शुरू करते हैं अब आज का सेशन, जिसमें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि किस तरह दिल्ली सल्तनत ने भारतीय उपमहाद्वीप पर अपने पैर पसारे और कैसे उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया। आइए देखते हैं। आज के हमारे सेशन में हम मेडाइवल हिस्ट्री को स्टडी करने जा रहे हैं भारत की मेडाइवल हिस्ट्री को हमने मुख्यतः दो भागों में बांटा हुआ है, दिल्ली सुल्तान और मुगल एम्पायर। दिल्ली सुल्तानों में भी आज केवल हम दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बैकग्राउंड प्रिपेयर करते हैं कि ऐसी क्या पॉलिटिकल सिचुएशंस थी जिसकी वजह से अफगानियों ने भारत में इन्वेड किया और तुर्कियों ने फिर सक्सेसफुली भारत में माइग्रेट किया। तो आइए एक मैप के माध्यम से हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या पॉलिटिको सोशल सिचुएशंस जो हैं वो भारत में रही जिसकी वजह से इतने सारे एम्पायर्स और इतने सारे बाहरी आक्रमण जो है वो भारत पे हुए। ऐसी क्या सिचुएशंस थी। आज सबसे पहले इस मैप के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि जो भारतीय मेनलैंड है इसमें गुर्जर प्रतिहारों ने जीत प्राप्त कर ली है। आप देख पा रहे होंगे गुजरात से लेकर बंगाल तक गुर्जर प्रतिहार का शासन है। तो ये गुजरात और बंगाल पर कंट्रोल होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा की पॉइंट है स्ट्रगल का भारत में। गुर्जर प्रतिहारों ने ये शक्ति प्राप्त करी राष्ट्रकूट और पाल शासकों को हराकर, और जो युद्ध था वो था कन्नौज शहर के लिए, क्योंकि कैपिटल जो है वो कन्नौज शहर में डाली गई गुर्जर प्रतिहारों द्वारा। तो कन्नौज शहर की इंपॉर्टेंस क्यों है? कन्नौज शहर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कन्नौज शहर में बैठकर अगर कोई शासक कन्नौज शहर को अपनी कैपिटल बनाता है तो वो कन्नौज से गुजरात और बंगाल दोनों क्षेत्र को कंट्रोल में रख सकता है। दैट मीन्स बंगाल के रास्ते जितना भी समुद्री ट्रेड है साउथ ईस्ट एशिया के साथ, वो सभी जो है वो उस एम्पायर के कंट्रोल में होगा। प्लस गुजरात के रास्ते ईरान, सऊदी और अफ्रीका के साथ जो पूरा ट्रेड है वो सभी का सभी उस एम्पायर के कंट्रोल में होगा। इसीलिए कन्नौज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए कन्नौज इतना प्रीशियस सिटी रहा भी इन सब राजपूत राजाओं के लिए। लेकिन एक बार गुर्जर प्रतिहार जीत गए, लेकिन क्या वो अपने एम्पायर को सस्टेन रख सके? नहीं, क्योंकि भारत पहुंच चुका था फ्यूडलिज्म के एक टॉप मुकाम पर। भारत कि सभी राज्य जो है वो फ्यूडलिस्टिक हो चुके थे। अब एक फ्यूडलिस्टिक राज्य का नेचर क्या होता है कि वो छोटे छोटे हिस्से में टूटता जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है पावर का, बहुत छोटे छोटे कल्चरल और पॉलिटिकल पॉकेट्स बन जाते हैं, जिस वजह से एक बड़ी शक्ति नहीं आ पाती। और ये सभी राजपूत राजा जो हैं वो लड़ाकू क्लैन से बिलोंग करते हैं। दैट मीन्स ये वॉरफेयर में एंगेज रहते हैं। वॉर इज इनफैक्ट स्पोर्ट फॉर देम, युद्ध उनके लिए खेल है राजपूतों के लिए। तो राजपूत आपस में लड़ते रहे और कभी भी यूनिफाइड फ्रंट नहीं क्रिएट कर सके। अगर आप भारतीय उपमहाद्वीप की ज्योग्राफिकल कंडीशंस को देखेंगे तो ऊपर हिमालय 3 डायरेक्शन से समंदर से घिरा, केवल नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एक ऐसा एरिया रह जाता है जो कि वनरेबल है बाहरी आक्रमण के लिए। तो अगर किसी ने भारत में आक्रमण करना है तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से वो आसानी से एंटर कर सकता है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जो कुछ दर्रे हैं, मुख्यतः बोलन और खैबर, वहां से बड़ी शक्तियां जो हैं वो भारत में मूव कर सकती हैं। तो अगर किसी को कन्नौज में रहकर कंट्रोल करना है बंगाल और गुजरात को, तो दैट मीन्स उसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर भी अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा, कहीं वहां से कोई ना आ जाए। और यही सबसे बड़ी कमजोरी रही राजपूत राजाओं की कि वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को सिक्योर नहीं रख सके। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में मुल्तानी और हिंदू शाही मौजूद थे, लेकिन मुल्तानी जो है वो मुख्यतः ट्रेडर्स थे। क्यों? क्योंकि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इज नॉट जस्ट एन एंट्रेंस फॉर इंडियन सबकॉन्टिनेंट, लेकिन ऑल्सो अ ट्रेड एग्जिट। भारतीय उपमहाद्वीप से जमीनी मार्ग से सिल्क रूट को कनेक्ट करता है
जितना भी जमीनी मार्ग से ट्रेड जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप से सिल्क रूट को जाएगा और सिल्क रूट में जुड़ेगा वो ट्रेड, और वो सारा का सारा ट्रेड जो है वो पहुंचेगा जमीनी मार्ग से तुर्की के रास्ते यूरोप। सो दैट मीन्स जिसके कंट्रोल में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है या जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में एस्टेब्लिश्ड है वो ट्रेड कर सकता है सिल्क रूट के साथ भी, या चाइना के साथ जो ट्रेड चल रहा है उसके साथ। सो दैट मीन्स मुल्तानी जो है वो काफी समृद्ध है, हिंदूशाही जो है वो काफी समृद्ध है, और जो बाहरी शक्तियां हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा लालच है कि वो आए और हिंदूशाही राज्यों को लूटें या मुल्तानियों को लूटें और चले जाएं। वैसा ही कुछ धीरे धीरे किया गजनवी ने। जब तुर्की यानी कि तुर्की शक्तियां जो है उभरने लगी अफगानिस्तान में और अफगानी एम्पायर जो है वो कमजोर हो गए, तो महमूद ऑफ गजनी एक बड़ी शक्ति बनकर उभरा और धीरे धीरे उसने भारतीय उपमहाद्वीप में मूव करना शुरू किया। एंड ही वॉज नॉट एन एक्सपेंशनिस्ट, वो एक लुटेरा था, वो एक्सपेंड करने नहीं आता था भारत में, वो केवल भारत में लूटता था और वापस जाता था। अगले मैप के माध्यम से हम समझते हैं किस तरह गजनवी भारत में एंटर किया। सो इस अगले मैप में आप देख पा रहे हैं कि गुजर प्रतिहार एम्पायर जो है वो टूट चुका है। गुजर प्रतिहार एम्पायर टूटा, उसके बाद उसके छोटे छोटे टुकड़ों पर बहुत छोटे छोटे फ्यूडलिस्टिक राज्य बने राजपूतों के, जैसे चौहानों का, परमार का, पवार का, चंडेलों का, कालचूड़ियों का, उसके अलावा चालुक्यों का, और असम में कामरूप, तोमर, इन सब राज्य, ये सब छोटे छोटे जो है वो राजपूत राज्य बिखरे हुए भारत में, यूनिफाइड फ्रंट मौजूद नहीं, राइट। जो गजनी है वो धीरे धीरे भारत में आक्रमण करता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, आक्रमण कर रहा है, राइट। उसने गुजरात तक को लूटा, उसने कन्नौज को लूटा और वो वापस चला गया, लेकिन वो भारत में एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट करके चला गया। उस वैक्यूम को फिल करने के लिए भारतीयों के पास सामर्थ्य नहीं था, भारतीय हिंदू या राजपूत राजाओं के पास। तो उस पॉलिटिकल वैक्यूम को फिल करने के लिए फिर से एक और तुर्की शक्ति भारत में मूव करी, जो कि था महमूद गौर का, यानी कि महमूद गौरी, जिसको इतिहास में याद रखा जाता है। महमूद गौरी धीरे धीरे भारत में उसने इन्वेड किया और उसी खैबर दर्रे और बोलन दर्रे के रास्ते उसने भारतीय उपमहाद्वीप में एंटर किया। और पंजाब के क्षेत्र में तो ऑलरेडी शक्तियां कमजोर थी, तो पंजाब में उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला। उसको रेजिस्टेंस देखने को मिला जब वो पंजाब से आगे दिल्ली दोआब के क्षेत्र में मूव किया। तब दिल्ली में मौजूद पृथ्वीराज चौहान राजपूत राजा, उन्होंने जो है वो चैलेंज किया मोहम्मद गौरी को, और एक भीषण युद्ध हुआ 1191 में, 1191 में तराइन के मैदान में, जिसमें मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। वो हार गए और उनको वापस लौटना पड़ा। 1 साल उन्होंने लगाया, अपने आप को प्रिपेयर किया। 1192 में उन्होंने फिर से अटैक किया। अब की बार राजपूत राजा उनके आगे नहीं टिक सके और दिल्ली पर उन्होंने कंट्रोल पा लिया। तो जिस तरह दिल्ली दोआब के क्षेत्र में कन्नौज शहर है, आगरा शहर है, ये ऐसे शहर हैं अगर जिसके कंट्रोल में ये सिटीज या ये एरिया हो, वो इस क्षेत्र में बैठे बैठे गुजरात और बंगाल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को कंट्रोल कर सकता है। सो इट इज नॉट एसेंशियल कि कन्नौज ही शहर होना चाहिए, लेकिन दिल्ली दोआब का एरिया। सो दिल्ली दोआब के एरिया में ही दिल्ली शहर है, और दिल्ली शहर में राजपूत राजा, चौहान राजपूत राजाओं को हटाकर वहां पर घुरिड एम्पायर जो है वो एस्टेब्लिश किया मोहम्मद गौरी ने। और केवल दिल्ली से ही नहीं हटाया, लेकिन अजमेर तक पे अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया। सो अब गुजरात की तरफ एक बाजू जो है वो उनकी एक्सपेंड हो रही है, एक उनकी ब्रांच जो है वो एक्सपेंड हो रही है। अब वो धीरे धीरे गुजरात की तरफ मूव कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने अजमेर लिया। 1194 चंदावर का युद्ध, कन्नौज को हराया। अब एक साइड से वो मूव करना शुरू कर रहे हैं अवध, बिहार और फिर बंगाल की तरफ। सबसे पहले उन्होंने कन्नौज को हराया। सो कन्नौज में उन्होंने जयचंद को हराया, जो कि एक गढ़वाल शासक था। इन दोनों शक्तियों को कंट्रोल में लाकर वापस जाना पड़ा मोहम्मद गौरी को, और वो वापस अफगानिस्तान मूव कर गया। लेकिन वो अपॉइंट करके गया अपने गुलामों को, राइट। लेकिन अपने गुलामों को तो वो अपॉइंट कर गया और खुद होगी उसकी मृत्यु। तो 1206 में जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, उसके गुलामों ने अपने आप को भारतीय उपमहाद्वीप में इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और दिल्ली में उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया। और दिल्ली में इस तरह एक तुर्की साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसको स्लेव डायनेस्टी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जिसने स्थापना की थी वो मोहम्मद गौरी का स्लेव था, गुलाम था। उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। सो इसीलिए इतिहासकारों ने इसको स्लेव डायनेस्टी के नाम से याद रखा है। सो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना एम्पायर एस्टेब्लिश किया, और कुतुबुद्दीन ऐबक को
पता था कि मुझे करना ये है कि मुझे दोनों बाजुओं को एक्सटेंड करना है। मुझे लड़ते जाना है जब तक गुजरात ना आ जाए कंट्रोल में, मुझे लड़ते जाना है जब तक बंगाल ना आ जाए कंट्रोल में, और फिर मैं दक्षिण की तरफ पेनिट्रेट करूंगा। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तो हमारा है ही। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अब्बासिद एम्पायर, अब्बासिद इराक में जो खलीफा बैठे हैं, उनको अपने सोवरेन जो है वो माना, उनकी सोवरेनिटी के अंदर वो रहे। लेकिन कोई पॉलिटिकल कंट्रोल उनका नहीं था। खलीफा का कोई पॉलिटिकल कंट्रोल भारत के सुल्तानों पर नहीं रहा कभी भी। लेकिन एक इस्लामिक लीडर के रूप में वो बिल्कुल उनको मानते थे। तो ये बैकग्राउंड है कि किस तरह जो है वो मूव किया तुर्कियों ने भारत में। क्यों मूव किया? क्योंकि वो चाहते थे कि जो सिल्क रूट है, सिल्क रूट से वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट। वो चाहते थे कि अब वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाए। भारत से आने वाला ट्रेड वो जमीनी मार्ग से, सिल्क रूट से कनेक्ट कर दें, और भारत में जो बंगाल और गुजरात से जो ट्रेड होता है समुद्री मार्ग से, उस पर वो कंट्रोल ले आए। सो दिस वॉज देयर एम्बिशन एंड दे वर एबल टू अचीव इट। तो हम देखते हैं अब धीरे धीरे कैसे उन्होंने अचीव किया, प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से। तो अब हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं कि सुल्तानों ने क्या प्रशासनिक व्यवस्था एस्टेब्लिश करी। तो आइए अब इस नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं उनकी प्रशासनिक व्यवस्था को। सो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत उसी तरह बटी है जैसे भारतीय गवर्नमेंट प्रेजेंटली है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है। स्टेट के लिए प्रोविंशियल वर्ड यूज कर दिया गया। सो जिस तरह प्रेजेंटली या किसी भी सेंट्रलाइज्ड पावर में, किसी भी सेंट्रलाइज्ड शक्ति जो होती है वो किस तरह रूल करती है कि जो प्रोविंसेस हैं वहां पर वो अपने जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको बिठाती है और सेंटर में बैठ के वो पूरे देश को कंट्रोल करती है। वही कुछ भारत में हुआ भी। पावर का सेंटर जो है वो दिल्ली को ना बनाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को रखा। क्यों? क्योंकि वो जुड़ा रहना चाहता था। अभी तक वो पूरी तरह डिटैच नहीं हुआ था अपने सेंट्रल एशियन रूट से। तो लाहौर जो है वो एक मिड पॉइंट रहा उसके लिए, जो कि अभी तक उसकी क्लैरिटी नहीं थी। उसको इतना क्लियर नहीं था कि मुझे दिल्ली दुआब में आना पड़ेगा, जो कि धीरे धीरे उसके सक्सेसर्स को क्लियर हुआ कि दिल्ली दुआब में बैठकर असली रूल जो है वो चलाया जा सकता है भारतीय उपमहाद्वीप का। हम देखेंगे कैसे। सो हम समझने की कोशिश करेंगे आज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे टॉप पर बैठा है सुल्तान। तो यानी कि जो केंद्रीय शक्ति है, जो सारी मुख्य शक्तियां हैं केंद्र में, वो किसके हाथ में है? सुल्तान के हाथ में है। और फिर उसके बाद हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स देखेंगे, लाइक दीवाने विजारत क्या है, उसके अलावा दीवाने कोही क्या है, दीवाने रिसालत क्या है, दीवाने रियासत क्या है, राइट। सो इन सारे डिपार्टमेंट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे और क्या क्या किन किन शासकों ने इन डिपार्टमेंट्स को एस्टेब्लिश किया और इनके क्या क्या फंक्शंस थे। प्लस दूसरी साइड हम समझने की कोशिश करेंगे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को। प्रोविंसेस, जिस तरह भारत में प्रेजेंटली प्रोविंसेस राज्य, राज्य के बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद तहसील, तहसील के बाद ग्राम बटे हैं, विलेजेस हैं या विलेज पंचायत है, उसी तरह तब की प्रोविंसेस भी बटी थी। तब के प्रोविंस का नाम है इक्ता, राइट। सो इक्ता के अंडर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे शिक, शिक के नीचे परगना और परगना के नीचे ग्राम। तो ये कंटेम्पररी है भारत में। जैसे प्रोविंस है, इक्ता है तो स्टेट, राइट, डिस्ट्रिक्ट है तो शिक, तहसील है तो परगना और ग्राम है तो विलेज। सो ये मोटा मोटा जो है वो सिचुएशन, जो स्टेट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो आज तक ऐसा ही कैरिड है। इनफैक्ट बहुत सारे देशों में ऐसा ही रहा है। और सेंटर में डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, तो वो मिनिस्ट्रीज हमें यहां पर देखने को मिलेंगी। तो आज हम एक बैलेंस क्रिएट करेंगे। हम देखेंगे कि सेंट्रल शक्तियां क्या हैं और प्रोविंसेस कैसे काम करते थे दिल्ली सुल्तानों का। तो आइए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब हमें समझना है दिल्ली सुल्तानों का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सो केंद्र में शक्ति जो है वो एकत्रित है। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमें यह समझना है कि किस तरह का नेचर है स्टेट का। तो स्टेट इस्लामिक है, क्योंकि ऑब्वियसली वो इस्लाम के नाम को लेकर ही इतनी बड़ी संख्या जुटा पाए हैं सैनिकों की, और तब वो आक्रमण किया है उन्होंने। मैं आगे आपको धीरे धीरे समझाऊंगा कि जिहाद किस तरह काम करता है। सो इस्लामिक स्टेट एस्टेब्लिश्ड है भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में, और उनका जो इस्लामिक लीडर है, जो रिलीजियस लीडर है, वो माना है उन्होंने खलीफा को। और खिलाफत जो है वो इस समय अब्बासिद एम्पायर के पास है इराक में। तो उस खिलाफत के नाम पर वो खुतबा पढ़ते हैं,
यानी कि जो जुम्मे की प्रेयर होती है उनकी फ्राइडे की, उसमें वो खुतबा पढ़ते हैं। प्लस जो सिक्के मिंट करते हैं दिल्ली के सुल्तान, उसमें वो खलीफा का नाम जो है वो मेंशन करते हैं। अदरवाइज उसके अलावा और कोई पॉलिटिकल कंट्रोल खिलाफत का नहीं है दिल्ली सुल्तानों पर। अदर देन दैट, अब दिल्ली सुल्तानों को भारत में पता है कि अगर उन्होंने भारत में जम के रहना है, बंगाल और गुजरात को कंट्रोल करना है और फिर अगर दक्षिण में एक्सपेंड करना है, दैट मीन्स उनको एक बहुत ही हाईली सेंट्रलाइज्ड केंद्रीकृत शक्ति के रूप में उभरना पड़ेगा। यानी कि शक्ति ज्यादा से ज्यादा केंद्र में होनी चाहिए, और केंद्र में कौन है? सुल्तान। तो सुल्तान वॉज द अल्टीमेट लीगल अथॉरिटी। सुल्तान के पास सबसे ज्यादा लीगल अथॉरिटी थी। सुल्तान वॉज द हेड ऑफ मिलिट्री, और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सुल्तान क्रिएट करता था। अगर मिलिट्री सुल्तान के हाथ से निकल जाए तो कभी भी सुल्तान को ओवर पावर किया जा सकता है। आगे हमें देखने को मिलेगा कि किस तरह मिलिट्री लीडर्स ने ओवर पावर किया एग्जिस्टिंग सुल्तान को। तो मिलिट्री जो है वो सुल्तान को अपने कंट्रोल में रखना है, प्लस दूसरी चीज लॉ एंड ऑर्डर सुल्तान को अपने कंट्रोल में रखना है। अगर कानून कोई और बनाने लगा तो कल को सुल्तान को हटाने का कानून आ जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर सुल्तान के कंट्रोल में है। प्लस उसके अलावा जितनी भी फॉरेन अफेयर्स हैं वो सब सुल्तान अपने पर्सनल ओवरसी में रखता है। लेकिन सुल्तान अकेला तो काम नहीं कर सकता, इसलिए सुल्तान के साथ उसके सहायक हैं। तो सबसे पहले है सुल्तान का नायब। नायब शब्द का मतलब होता है डेप्यूटी। तो सुल्तान का डेप्यूटी प्लस सुल्तान का वजीर यानी कि सुल्तान का प्राइम मिनिस्टर, ये सुल्तान के मुख्य एडवाइजर्स होते हैं। अब वजीर, शुरुआती फारसी कल्चर में वजीर जो है वो एक मिलिट्री ओहदा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वजीर ने रेवेन्यू या धीरे धीरे जो है वो दीवान का काम करना भी शुरू किया। यानी कि वो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन तो हैंडल करता ही है, तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन भी हैंडल करने लगा। इसलिए वजीर के अंडर नायब वजीर, और नायब वजीर के अंडर जो है वो अकाउंटेंट्स और ऑडिटर होते हैं। मुशरीफ ए मुमलिक और मुस्तफे मुमलिक, अकाउंटेंट को कहा जाता है मुशरीफ ए मुमलिक, और ऑडिटर होता है मुस्तफे मुमलिक। मुमलिक शब्द का मतलब होता है ओन्ड। इसी डायनेस्टी को, स्लेव डायनेस्टी को ममलक डायनेस्टी भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव के लिए ही फारसी शब्द है ममलक। सो यहां पर हमने समझने की कोशिश करी कि किस तरह जो सुल्तान है वो केंद्र में है, और सुल्तान जो है वो सुवेरन अथॉरिटी है। सारी शक्तियां, सारी मुख्य शक्तियां सुल्तान के पास है, लेकिन अन्य डिपार्टमेंट्स भी हैं। अब हम उन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है दिल्ली सल्तनत का। अब समझने की कोशिश करते हैं मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को। तो वैसे तो सेना का प्रमुख या मिलिट्री जो है वो अल्टीमेटली कंट्रोल में सुल्तान के है, लेकिन एक मिलिट्री डिपार्टमेंट भी एस्टेब्लिश्ड है जिसका नाम है दीवाने अर्ज, और उसका हेड है अर्ज ममलिक। सो दीवाने अर्ज को एस्टेब्लिश करने का काम किया बलबन ने। गियासुद्दीन बलबन सुल्तान रहे सेकंड अलबाड़ी डायनेस्टी के। उन्होंने एस्टेब्लिश किया ये डिपार्टमेंट, और ये डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश उन्होंने इसीलिए किया ताकि वो एक बड़े लेवल पर रिक्रूटमेंट कर सके सैनिकों का, सैनिकों को मैनेज करने का, सैनिकों का एडमिनिस्ट्रेशन करने का, उनके रिक्रूटमेंट की देखभाल देखने का, उनकी पेमेंट वगैरह करने का। उसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया, और उस व्यक्ति के पास जो हेड था इस डिपार्टमेंट का, उसके पास मिलिट्री कंट्रोल नहीं था, कंट्रोल सुल्तान के हाथ में, लेकिन जो ऑफिस या क्लरिकल काम है वो ये डिपार्टमेंट हैंडल करता था। इसी डिपार्टमेंट को आगे मॉडिफाई किया अलाउद्दीन खिलजी ने, और बर्नी इतिहासकार ने यह बात डॉक्यूमेंट करी है कि सेना की संख्या 3 लाख तक बढ़ गई, लेकिन ये एग्जैजरेटेड नंबर लगता है। तो यहां पर हमें एक बात और समझनी है, छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझना है कि इतिहास हम कहां से पढ़ रहे हैं। सो इतिहास जो है वो इतिहासकारों द्वारा डॉक्यूमेंटेड है। तो हर एक राज्य, जितना जो भी एम्पायर रहा है, उनके कोर्ट में उनके कोर्ट पोइट्स होते हैं, या उनके जो ऑफिशियल अधिकारी होते हैं जो उनका इतिहास डॉक्यूमेंट करते हैं। तो सुल्तानों का इतिहास डॉक्यूमेंट बर्नी ने किया, उसके अलावा अमीर खुसरो ने किया, उससे पहले सुल्तानों से पहले जो है वो किताबुल हिंद लिखी अल बरूनी ने। तो इन सब डॉक्यूमेंट से हमें लिटरेरी सोर्सेज देखने को मिलता है, ये लिटरेरी सोर्स है। अब यहां पर आपके दिमाग में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट सेट होना चाहिए कि इतिहास को हमें पता, इतिहास हमने कहां से डिड्यूस किया है, लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से आप समझ सकते हैं कि कल्चर कैसा रहा होगा, इकोनॉमी कैसी रही होगी, राइट। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, रिलीजन, इन सारी चीजों को समझने के लिए आपको लिटरेरी सोर्सेज पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा,
क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो लिखे हुए माध्यम से हमें समझ में आती हैं अच्छे से, बजाय कि हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से पता चलेंगे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज लिटरेरी सोर्सेज को समझने में मदद करेंगे। इनफैक्ट लिटरेरी सोर्सेज को समझने की जो हमारा जो प्रोसेस है उसको एनहांस करेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लेकिन अगर आपको पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू सिस्टम और इकोनॉमी को भी, और अगर रिलीजन को, सोसाइटी में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें समझनी है, तो हमें लिटरेरी सोर्सेज पर जो है वो भरोसा करना पड़ता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि लिटरेरी सोर्सेज जो है वो, जो लिटरेरी सोर्सेज जिन्होंने लिखे हैं वो पैटर्नाइज किए गए हैं रूलिंग क्लास द्वारा, तो उनके ओपिनियंस जो हैं वो बायस्ड हो सकते हैं। जिस तरह बर्नी ने लिखा कि 3 लाख सैनिक थे, लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस उस चीज को सपोर्ट नहीं करते हैं। जो नए इतिहासकार हैं उन्होंने जो डिड्यूस किया कि इस तरह की तो इकोनॉमी बना ही नहीं पाया अलाउद्दीन खिलजी कि वो 3 लाख लोगों को सैलरी दे सके। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने एक स्टैंडिंग आर्मी क्रिएट करी, आगे हम समझेंगे। लेकिन उस स्टैंडिंग आर्मी को फीड करने के लिए, 3 लाख की आर्मी को फीड करने के लिए बहुत पैसा चाहिए। भले ही अलाउद्दीन खिलजी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स रहे, उसने मार्केट में स्टेबिलिटी क्रिएट करी, लेकिन क्या वो इतना स्टेबिलिटी ला सका कि वो 3 लाख लोगों को फीड कर सके? तो ये हाईली स्पेकुलेशन है, इस चीज पे अभी भी इतिहासकारों को डाउट है। सो दैट मीन्स जो भी लिटरेरी सोर्सेज है हमें जैसे के तैसे मान नहीं लेने, हमें उनको एनालाइज करना है, फिर हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से जोड़कर देखना है, और अन्य शोध करने के जितने भी माध्यम हैं उन सब से हमें एनालाइज करना है और फाइनली कंक्लूजन क्रिएट करना है। सो जैसा कि मैं बता रहा था कि मिलिट्री डिपार्टमेंट को फर्दर जो है वो डेवलप करने का काम किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब इनके पास, यानी कि सुल्तानों के पास एक बहुत डेवलप्ड नेवी थी, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं थी, लेकिन जो अन्य राजपूत राजे थे भारत के, उनके मुकाबले बेहतर लेवल की नेवी थी इनके पास। क्यों थी नेवी इनके पास? क्योंकि जो तुर्की मूव किए हैं भारत में, वो पहले अफगानिस्तान में भी रूल कर रहे थे। सो दैट मीन्स अफगानिस्तान के पास भी कोस्ट लाइन है, दैट मीन्स इनके पास नेवी होना जो है वो लाजमी है। प्लस भारतीय मैदान में, नदियों में अगर मूव करना है तेजी से, तो आप बोट्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर भारतीय मैदान में आप तेजी से मूव करना चाहते हैं तो आप घोड़ों के अलावा बोट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो एक इक्विप्ड नेवी तो थी ही सुल्तानों के पास, जिसको वो कहा करते थे बहर, और नेवी के हेड को कहा जाता था अमीर बहर। और इन सब आर्मी में, नेवी में वो रिक्रूट किसको करते थे? तो वो रिक्रूट करते थे गुलामों को। तो वो स्लेव की ट्रेडिंग और स्लेव की परचेजिंग बहुत बड़े लेवल पर होती थी। तो ये एक नई तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम भी लेके आए थे सुल्तान अपने साथ, तुर्की अपने साथ, ट्रेड करना किसका? गुलामों का, जो कि भारत में भी होता था लेकिन इतने व्यापक लेवल पर नहीं होता था। भारत में जो लड़ने वाली क्लैंस थी वो योद्धा क्लैन थे, राजपूत आपस में लड़ लेते थे। राजपूत क्लैंस जो है वो पूरी की पूरी क्लैन लड़ती थी, गांव के गांव लड़ने लग जाते थे, राइट। लेकिन जो तुर्की है वो अपने साथ गुलामों को लड़वाने का कल्चर लेके आए थे, तो गुलामों की ट्रेड जो है वो भारत में शुरू हुई। और ये है हमारा दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट। इसके बाद हम नेक्स्ट डिपार्टमेंट देखते हैं कि किस तरह रिलीजियस अफेयर्स जो है वो कैसे हैंडल किए जाते थे सुल्तानों द्वारा। आइए देखें। जैसा कि मैंने कहा आपको कि जिहाद का नारा लगाकर, जिहाद के माध्यम से बड़ी संख्या जो है वो सेना की इकट्ठा करके तुर्कियों ने भारत में इन्वेड किया। क्यों? क्योंकि राजा को मूव करना है, लेकिन राजा के पास मान लीजिए 10,000 की सेना है, जितने वो खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको 50,000 लोगों को अपने लिए मरने के लिए तैयार करना है, आपको उनको कुछ जबरदस्त मोटिवेशन देना पड़ेगा, और वो मोटिवेशन कहलाता है जिहाद, यानी कि धर्म युद्ध, राइट। फारसी शब्द है धर्म युद्ध के लिए जिहाद, अंग्रेजी में उसको क्रूसेड कहा गया और हिंदी में धर्म युद्ध कहा जाता है, राइट। ये बेसिकली रूलिंग क्लास करती है। अब जो तुर्की राजा हैं उनको तो भारत में आकर भारत के ट्रेड पे मोनोपोली क्रिएट करनी है, लेकिन आम जनता को तो नहीं पता है ना। आम जनता को तो वो ये बोलेंगे कि वहां पर उस देश में, हिंदुस्तान में ऐसे लोग बैठे हैं जो इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और देखिए यहाँ पर कुरान में लिखा है कि हम वहां पर जाकर उनको इस्लाम का पाठ पढ़ाएं। तो ये हो गया धर्म युद्ध आपका तैयार। तो लोगों को मोटिवेट कर दिया आपने, प्लस लोगों को लालच दिया कि अगर आप जिहाद पर जाते हैं और अगर आप जीत जाते हैं तो आपको खुम्स के रूल के हिसाब से जो जीती हुई जो राशि है उसमें से 5 में से 4 भाग जो है वो सेना को बट जाएगा। इसको कहा जाता है खुम्स का रूल, राइट। 5 में से 4 भाग सेना को और 1 भाग शासक को। तो यहां पर विन विन सिचुएशन बन जाती है उन सैनिकों के लिए।
कैसी विन विन सिचुएशन कि अगर वो युद्ध के लिए जाते हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो उनको काफी इनाम मिलेगा, अगर वो हार जाते हैं तो वो जिहाद पे गए थे तो उनको जन्नत मिलेगी। तो ये एक बहुत जबरदस्त मोटिवेशन था सैनिकों के लिए। और इस जिहाद के नारे पर हजारों के हिसाब से संख्या जो है वो इकट्ठा हो जाती थी जो इस्लामी रूलर्स हैं उनके पास, और इन्होंने जिहाद का नारा बहुत लगाया और काफी जगह पर एक्सपेंड किया, और वही एक्सपेंशन लेकर वो जिहाद का नारा लगाते हुए वो भारत में आए, राइट। लेकिन वो आ तो गए भारत में, एस्टेब्लिश तो कर दी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन अब वो उनको सेंटिमेंट क्रिएट करके भी तो रखना है, राइट। तो वो जो जिहाद का सेंटिमेंट है या जो रिलीजियस कट्टरता का जो सेंटिमेंट है उसको मेंटेन करने के लिए जो रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो अधिकारी है उसका नाम है सदरुस सदर। ये एक रिलीजियस अधिकारी है जो कि एनफोर्स करता है इस्लाम को लोगों पर, जो कि कन्वर्ट करवाता है लोगों को। इसके अंदर उलमाओं की सेना होती है पूरी, और वो उनका काम होता है कन्वर्जन कराने का। और जो मुस्लिम जनता है उसमें चैरिटी वगैरह भी करते हैं ये, राइट। तो एक रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन भी काफी स्ट्रांग तरीके से उन्होंने एस्टेब्लिश किया भारत में। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को वो जिहाद का नारा लगवाकर भारत में लाए हैं, कहीं वो धीरे धीरे जो सुल्तान है उन्हीं के खिलाफ ना खड़े हो जाएं, तो उनको डिस्ट्रैक्टेड रखना भी जरूरी है। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह रूलिंग क्लास धर्म का इस्तेमाल करती है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, चाहे वो इस्लाम धर्म की रही हो, क्रिश्चियनिटी की रही हो, हिंदू धर्म की रूलिंग क्लास है, हर धर्म की रूलिंग क्लास जो है वो धर्म का इस्तेमाल करती है जनता को मैनिपुलेट करने के लिए। और वैसा ही सेम जो है वो सुल्तानों ने किया भी। उसके लिए उन्होंने डिपार्टमेंट बनाया हुआ है प्रॉपर। अब ये जो डिपार्टमेंट है इनका, इसके बाद इसी डिपार्टमेंट के बेसिस पे इनको जो है वो जुडिशरी भी तो संभालनी है। यानी कि अगर आपको इस्लामिक लॉज सोसाइटी पर लगाने हैं तो ऐसे आपको व्यक्ति भी तो चाहिए जो देखें कि कौन इस्लामिक लॉ फॉलो कर रहा है या नहीं, और अगर नहीं कर रहा है तो उसको सजा दी जाए। तो इसके लिए यहां पर पूरा जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी एस्टेब्लिश्ड है। और जो जुडिशरी है वो है काजी, राइट। जो जुडिशियल अथॉरिटी है वो कहलाती है काजी, और उनका जो हेड है वो कहलाता है काजा उल कजात, और जो डिपार्टमेंट है उसको कहा जाता है दीवाने काजा। सो ये जो धर्म बेस्ड जुडिशरी है ये केवल मुस्लिम्स पर ही लागू थी। ये बात बहुत बेहतरीन रही कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है यानी कि शरिया के जो कानून है वो केवल मुस्लिम जनता पर ही लागू रहे। सुल्तानों ने भारत की नेटिव जनता पर उनको एनफोर्स करने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि जो शुरुआती सुल्तान थे उनको उनके उलमाओं ने भड़काया कि ये सब हिंदुओं को तुम खत्म करो, राइट, या तो इनको कन्वर्ट करो या तो इनको खत्म करो। तो सुल्तान जो है वो अच्छे से समझते थे कि भारत में भारतीयों की संख्या ज्यादा है, राइट। तो अगर भारत में उनको सस्टेन रहना है और उनका अपना एम्पायर एस्टेब्लिश करना है तो भारत में ट्रेड उनको जमाना पड़ेगा, और ट्रेड जो है वो भारतीयों के हाथ में है। सो जब तक वो भारतीयों को जोड़ के नहीं रखेंगे कैसे ट्रेड उनके कंट्रोल में आएगा? सो दैट मीन्स वो शरिया के कानून भारतीयों पर अभी तक एनफोर्स नहीं कर सकते थे। इसलिए जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो भारतीयों पर एनफोर्स्ड नहीं था। दैट मीन्स जो मुस्लिम समाज की जो सिविल घटनाएं थी उसके लिए शरिया के कानून को फॉलो किया जाता था और काजी के दरवाजे पर जाते थे लोग। उसी तरह अगर भारतीय या हिंदू किसी व्यक्ति को फैसला लेना है कोई सिविल मामले में तो वो जाता था अपनी पंचायत में। लेकिन मान लीजिए कोई क्रिमिनल किसी ने जो है वो ऑफेंस किया है तो उसके लिए कहां पर जाएगा मामला? तो क्रिमिनल मामले पर सजा जो है वो सुल्तान तय करेगा। तो जो क्रिमिनल मामले पर जो लीगल अथॉरिटी है वो सुल्तान की है, सिविल मामले में मुस्लिम्स के लिए काजियों के पास और हिंदुओं की पंचायत के पास। तो इस तरह जो है वो जुडिशरी सिस्टम बटा हुआ था किसका? सुल्तानों का, राइट। अब उसके अलावा और भी डिपार्टमेंट है। अब सुल्तानों को फॉरेन अफेयर्स भी तो संभाल के रखने हैं, राइट। उनको ये भी तो देखना है कि खलीफत क्या कर रहा है। ऐसा ना हो कि कोई नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर से उन पर अटैक कर दे, ऐसा ना हो कि भारत में उन्होंने जो राजपूतों को जकड़ के रखा है राजपूत आपस में जुड़ जाएं, आपस में कंस्पायर करें और एक बड़ी शक्ति बना दें और सुल्तानों को हानि पहुंचे उस चीज से। सो दैट मीन्स सुल्तानों को एक ऐसा सीक्रेटिव डिपार्टमेंट बनाना था, एक ऐसा एलीट लोगों का डिपार्टमेंट बनाना था जिसकी जानकारी केवल सुल्तान के पास रहे। तो वो डिपार्टमेंट था फॉरेन मिनिस्ट्री का, और उसका हेड है दाबिर मुल्क। तो दाबिर मुल्क जो है वो डायरेक्टली सुल्तान को रिपोर्ट करता है,
और दाविर मुल्क जो है वो फॉरेन मिनिस्टर है, और जितनी भी उसके अंडर जितने भी लोग हैं वो सारे जो हैं वो बहुत सीक्रेटिव तरीके से काम करते हैं, और जो फॉरेन अफेयर्स हैं वो मैनेज करते हैं सुल्तान का। अब इसके अलावा फॉरेन अफेयर आ गया, इसके अलावा एक और डिपार्टमेंट है दीवाने इंशा। दीवाने इंशा का हेड है दाबिर ममलिक, और दीवाने इंशा मैनेज करता है जो रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस है। अब जो सुल्तान है उसको अगर किसी राजा से बात करनी है, या अगर सुल्तान को अपने किसी फैमिली मेंबर या अपने किसी और रिलेटिव से बात करनी है, तो वो आज की तरह फोन तो नहीं कर सकते, उनको चिट्ठी लिखनी पड़ेगी, राइट, या उनको किसी ना किसी तरीके से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो वो जो कम्युनिकेशन है राजा और उसके जितने भी रिलेटिव्स हैं या अन्य उसके जो पॉलिटिकल कॉलीग्स हैं उनके साथ, तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस का काम करता था कौन? दाबिर ममलिक, यानी कि जो रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस है सुल्तान का। तो ये कुछ और मिनिस्ट्रीज हमने समझी, किस तरह जो है वो फॉरेन अफेयर संभाल रहे हैं, जुडिशियल किस तरह चल रही है, रिलीजन कैसे कंट्रोल में रख रहे हैं, और रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे चल रही है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से। अभी तक हमने समझा सुल्तानों के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को। अब हम देखते हैं कि जो प्रोविंसेस हैं, जो रीजन्स थे सुल्तान की डोमेन के, उनमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हर एक बड़े राष्ट्र के छोटे छोटे राज्य होते हैं, जिन राज्यों में वो बटा होता है राष्ट्र, राइट। तो उन राज्यों पर गवर्नमेंट चलाने के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए अपने ऑफिशियल्स को डिपोज करना पड़ता है। उसी तरह यहां पर इख्तेदारी सिस्टम का निजाद किया गया इल्तुतमिश द्वारा, राइट। द प्रोविंस है उनको कहा गया, उनके लिए टर्म यूज की गई इख्ता। जो स्टेट, जिसके लिए स्टेट वर्ड यूज किया जाता है प्रेजेंट टाइम्स में भारत में, सुल्तान काल में उसके लिए उस पर्टिकुलर एरिया के लिए वर्ड यूज किया गया, उस पॉलिटिकल एरिया के लिए वर्ड यूज किया गया इख्ता। और ये इख्तेदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया किसने? इल्तुतमिश ने। हर एक इख्ते में एक इख्तेदार होता था, और वो इख्तेदार कौन होगा? क्या वो एक सिविल अथॉरिटी का व्यक्ति होगा? क्या वो एक राज परिवार का व्यक्ति होगा? क्या वो एक कोई भी किसी भी वर्ग से उठाया हुआ व्यक्ति होगा, या पर्टिकुलर उसका कोई नेचर होगा? तो एक इख्तेदार एक मिलिट्री कमांडर होगा, ध्यान रखना है। इख्तेदार विल बी अ मिलिट्री कमांडर। दैट मीन्स, मान लीजिए कि अगर दिल्ली पर कब्जा किया और कन्नौज को जीता है, तो कन्नौज पर मिलिट्री कमांडर, कन्नौज इख्ता बन गया। कन्नौज पर मिलिट्री कमांडर को अपॉइंट किया गया। तो कन्नौज के सिविल मामलों को कौन देख रहा है? मिलिट्री कमांडर तो मिलिट्री मामलों को देखेगा ना, सिविल मामलों को कौन देख रहा है? तो सिविल मामलों पर जिस एरिया को ऑक्यूपाई किया गया है, वहां के जो नेटिव रूलर्स हैं उन्हीं को ही वापस रिस्टोर कर दिया जाता था। ये एक बहुत बड़ी गलती के रूप में उभरेगा बाद में, लेकिन उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इख्तेदारी सिस्टम में जो मिलिट्री कमांड है वो एक मिलिट्री ऑफिसर के कंट्रोल में रहती थी, और जो सिविल कमांड है वो कुछ केसेस में उस मिलिट्री ऑफिसर के हाथ में, और कुछ केसेस में वहां के नेटिव रूलर्स के हाथ में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारतीयों को खुश रखना भी जरूरी है सुल्तानों के लिए, इसलिए वो उनका मिलिट्री वाला जितना भी हिस्सा है वो अपने कंट्रोल में ले लेते थे। यानी कि अब वो लड़ नहीं सकते, उनसे उनकी लड़ने की क्षमता छीन ली। अपना एडमिनिस्ट्रेशन तुम चलाते रहो, साल भर का तुम इतना पैसा हमें दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी नफा नुकसान तुम्हारा। इस तरह से इख्ता चलते थे। अब हर एक इख्ता जो है वो डिफरेंट परगनों में बटा हुआ था। सबसे पहले शिक में बटा हुआ था, और फिर परगनों में, फिर ग्राम में। तो शिक, जिसे हम प्रेजेंटली डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं, उसको उस समय शिक कहा जाता था। अब हर एक शिक में एक ऑफिशियल बैठता था, उस ऑफिशियल का नाम था शिकदार। तो शिक और शिकदार का क्या काम है? अब शिकदार के नीचे कौन था? परगना। परगने में ऑफिशियल्स थे चौधरी या आमिल, और फिर उसके नीचे था विलेज, और विलेज में ऑफिशियल्स थे मुकद्दम या खूत। तो इन सबका काम क्या है? तो यहां पर सबका काम क्या है, दैट मीन सबकी जरूरत क्या है? तो यहां पर सवाल यह बनता है कि ये दिल्ली सुल्तान कर क्यों रहे हैं सारा ये? इकोनॉमी जनरेट करने के लिए। और पैसा कहां से बन रहा है? द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? एग्रीकल्चर। दैट मीन्स जमीन से प्रोड्यूस होने वाली जितना भी रेवेन्यू है, उस सब रेवेन्यू को कलेक्ट करने का काम करते हैं ये सारे के सारे ऑफिशियल्स। यानी ग्राम लेवल पर कौन कर रहे हैं? खूत और मुकद्दम। खूत और मुकद्दम रेवेन्यू इकट्ठा करके देंगे गांव से, और वो देंगे अपने परगने के आमिल या चौधरी को,
आमेलिया चौधरी अपने परगने में जितने भी ग्राम है वहां से जो रेवेन्यू इकट्ठा होगा वो फिर इकट्ठा करके देंगे शिकदार को, और जितने भी शिकदार हैं वो अपने उसके अंडर जितने भी परगने हैं और सभी शिकदार हैं जितने भी उस इक्ता में, वो सारे शिकदार मिलकर जितना भी रेवेन्यू वो कलेक्ट कर सके वो सारा रेवेन्यू कलेक्ट करके देंगे उस एरिया के इख्तेदार को, और इख्तेदार उस रेवेन्यू को लाएगा कहां पर, सेंटर में, सुल्तान या दीवान के पास, राइट। सुल्तान का जो दीवान है, जो वजीर जो है वो दीवान का काम भी कर रहा है, राइट। सो वजीर के पास कलेक्ट होगा, फिर सुल्तान को बताया जाएगा कि इतना जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है। तो ये चेन ऑफ कमांड रहती है प्रोविंसेस में। विलेज लेवल पर, ग्राम लेवल पर कौन, मुकद्दम और खुद, उसके ऊपर कौन, आमेलिया चौधरी, उसके ऊपर कौन, शिकदार, और शिकदारों के ऊपर कौन, इख्तेदार, राइट। सो ये प्रोविंशियल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन चलता था दिल्ली सुल्तानों का, और उसके पैरेलल में जो है वो सेंट्रल लेवल पर हमने समझा कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। अब मैंने जो आपको शुरू में लिस्ट दिखाई थी वो सारे डिपार्टमेंट्स हमने अभी एक्सप्लोर नहीं किए, हम उनको इवेंचुअली जो है वो एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। और हमारा एक्सप्लोर करने का माध्यम कैसा होगा, हम एक एक जितने भी इंपॉर्टेंट सुल्तान रहे हैं उन सुल्तानों के बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे और देखेंगे कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या किया। हमारा मेन फोकस क्या रहेगा कि प्रशासनिक व्यवस्था को प्रबंधित करने के लिए क्या नए उपाय, क्या इनोवेटिव आइडियाज, या क्या पहले से चलते हुए आइडियाज को मॉडिफाई करने का काम किया गया दिल्ली सुल्तानों द्वारा। तो आइए देखते हैं दिल्ली सुल्तानों के बारे में। सो आइए अब पढ़ते हैं स्लेव डायनेस्टी के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि गुलाम वंश स्लेव डायनेस्टी क्यों कहा गया, क्योंकि इनके संस्थापक यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक वाज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी का गुलाम था वो, इसीलिए स्लेव डायनेस्टी कहा गया। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आने वाले जो सक्सेसर हैं वो गुलाम नहीं थे। इल्तुतमिश वाज अ स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इल्तुतमिश के बाद रजिया के बाद बलबन जो है ये गुलाम नहीं है, या जो बीच में छोटे छोटे सक्सेसर जो है, कठपुतली सक्सेसर, दे वर नॉट गुलाम, वो स्लेव नहीं थे। बट स्टिल ये इतिहासकारों ने डॉक्यूमेंट इसको किया है पूरे के पूरे बलबन तक के पीरियड और बलबन के सक्सेसर्स तक के पीरियड को, यानी कि जब तक खिलजी शक्ति में नहीं आ गए तब तक के पूरे पीरियड को जो है वो इन्होंने एज अ स्लेव डायनेस्टी जो है वो रिकॉर्ड किया है। बेटर रहेगा इसको इल्बाड़ी डायनेस्टी कहा जाए, क्योंकि अब इल्बाड़ी डायनेस्टी भी दो हिस्से में रहेगी। इल्तुतमिश वाज इल्बाड़ी, कुतुबुद्दीन ऐबक वाज नॉट एन इल्बाड़ी, राइट। तो इल्बाड़ी क्या है हम इल्तुतमिश के केस में समझेंगे, लेकिन अभी देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है। सो एज आई टोल्ड यू दैट कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो स्लेव है मोहम्मद गौरी का। अब आप सोचेंगे कि गुलाम जो है वो सुल्तान कैसे बन गया, राइट। लेकिन जो फारस है यानी कि तुर्की का जो क्षेत्र है वहां पर गुलामों को परचेज करने की भी अलग अलग ग्रेड है। क्या डोमेस्टिक यानी घर के कामकाज कराने के लिए गुलाम जो है वो खरीदा जा रहा है, या खेतों में काम कराने के लिए गुलाम खरीदा जा रहा है, या कारखानों में काम कराने के लिए गुलाम को खरीदा जा रहा है, युद्ध में लड़ने के लिए गुलाम को खरीदा जा रहा है, या एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए गुलाम को खरीदा जा रहा है। तो इनफैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी बड़ी पोस्ट तक गुलाम पहुंचते थे। यहां पर हमारे पास एग्जांपल है, सुल्तान बन गए कुतुबुद्दीन ऐबक। सो जैसे ही मोहम्मद गौरी का डिमाइस हुआ, जो कुतुबुद्दीन ऐबक को गवर्नर अपॉइंट करके गए थे मोहम्मद गौरी दिल्ली में, लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को आजाद कर दिया और कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को सुल्तान कहने लगे और उन्होंने लाहौर में अपनी कैपिटल एस्टेब्लिश करी, राइट। अभी वो लाहौर से दिल्ली, और अभी उनके कंट्रोल में क्या क्या है, लाहौर से दिल्ली का एरिया, दिल्ली से कन्नौज, और फिर दूसरी साइड अजमेर का एरिया। ये क्षेत्र अभी तक इनके कंट्रोल में। इन्होंने अजमेर जीता है, इन्होंने कन्नौज जीत लिया है, दिल्ली इनके कंट्रोल में, और पंजाब से दिल्ली का पूरा एरिया इन्होंने ओवररन कर दिया है। तो इस सारे एरिया को ओवरसी कर रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से बैठकर, लेकिन ज्यादा समय तक उनका जीवन नहीं चल सका। 1210 में वो पोलो खेल रहे थे, यानी चौगान का खेल खेल रहे थे। घोड़े पर बैठ के खेला जाता है ये खेल। घोड़े से गिर जाने से इनकी मृत्यु हो गई, चोट लगी, इनको गंभीर चोट लगी और ही डाइड। अपने जीवन काल में उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कंसोलिडेट करने की एम्पायर को, लेकिन अभी तो वो अपना उत्तराधिकारी चूज करके नहीं गए थे। एक तो ये बहुत बड़ी समस्या है, हमें समझनी होगी मुस्लिम वर्ल्ड में, कि वो उत्तराधिकारी को सेट करने का कोई फिक्स रूल नहीं है। सो जैसे ही कोई प्रभावकारी राजा जो है वो मरता है, उसके बाद उसके जो उत्तराधिकारी आते हैं उनमें बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट छिड़ जाता है, जिससे एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बन जाती है और एक सस्टेनेबल, एक लंबे समय तक चलने वाला एम्पायर बनने की गारंटी जो है वो नहीं रहती। थ्रू आउट हिस्ट्री हमें मुस्लिम्स की हिस्ट्री में हमें ये पैटर्न देखने को मिलता है।
कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने जीते जी अपने सूफी गुरु बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए कुतुब मीनार बनाना शुरू कर देते हैं दिल्ली में, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। उसको कंप्लीट करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है और हम आगे देखते हैं अब इल्तुतमिश को कि इल्तुतमिश ने क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को तो समय ही नहीं लगा। 4 साल में वो अभी एडमिनिस्ट्रेशन धीरे धीरे सेट कर रहे थे। अभी वो अजमेर और कन्नौज को सेट कर रहे थे, उन्होंने एक्सपेंड करने का तो मौका ही नहीं मिला, इतने में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जो शक्ति में आए वो है इल्तुतमिश। और आइए देखते हैं अगले सुल्तान इल्तुतमिश ने। अब बात करते हैं शमशुद्दीन इल्तुतमिश की। वैसे तो कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद उसका लड़का आराम बख्श गद्दी पर बैठा, लेकिन आराम बख्श वॉज नॉट द मैन ऑफ द मोमेंट। वो आराम बख्श जो है वो उसके नाम में ही आराम था, वो नहीं कर पाता कंट्रोल, क्योंकि राजपूत जो है वो धीरे धीरे शक्ति गेन कर रहे थे और कभी भी सुल्तानों को उतार देते वो गद्दी से। इल्तुतमिश को यह बात पता थी। इल्तुतमिश ने 1211 में आराम बख्श को गद्दी से उतारा, एग्जीक्यूट किया और खुद जो है वो अपने आप को सुल्तान घोषित किया। नोबिलिटी में हड़कंप मच गई, बात खलीफा तक पहुंच गई। खलीफा ने मंजूरी जो है वो अपनी लिख के दी कि कोई बात नहीं, तुम जो है वो रूलर हो, बनो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, बस हमारे नाम से जो है वो जुम्मे के दिन खुतबा पढ़ता रहा करो और हमारे अपने सिक्कों पे हमारा नाम लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं हमें। सुल्तान ने बोला हाँ जी बिल्कुल करेंगे। यहाँ पर हमारा एस्टेब्लिशमेंट हो गया इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश ने गद्दी पर आते ही एक्सपेंशन की नीति अपनानी शुरू करी। जो मैप आप पीछे हमारे देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं जो लाइंड है, ऐसे शेडेड है, वो शुरुआत में किसके पास था? कुतुबुद्दीन ऐबक के कंट्रोल में था ये रीजन। नाउ कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो उसके पास लाहौर था, लाहौर से दिल्ली और दिल्ली से कन्नौज का एरिया और अजमेर के एरिया में अभी पूरी तरीके से वो एस्टेब्लिश नहीं हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक के जाने के बाद बाकी जो एक्सपेंशन है ये पूरा का पूरा 1235-36 तक अपनी मृत्यु तक जो है वो करा किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश का वही डिजाइन था कि उसको बंगाल भी कंट्रोल में लाना है और गुजरात भी कंट्रोल में लाना है। गुजरात को कंट्रोल करने के लिए आप मैप में देख रहे हैं वो डायरेक्टली राजस्थान से क्रॉस नहीं हो सका, जालौर को नहीं जीत सका, चित्तौड़ को पूरी तरह नहीं जीत सका, गुजरात को पूरी तरह नहीं जीत सका। गुजरात में उन्होंने आक्रमण करने की कोशिश करी लेकिन उनको रिपल्शन फेस करना पड़ा चालुक्य राजाओं से। इसलिए वो आप देख रहे हैं कि साइड से गुजरात से घूम के थाटा वाले क्षेत्र, यानी कि जो पाकिस्तान में है, जो लोअर सिंध पार्ट है, थाटा वाला एरिया, वहां पर जाके जो है वो उसने अरेबियन सी को टच किया। अरेबियन सी को टच करना जरूरी है, लेकिन जो डायरेक्ट राउट है, क्योंकि बाहर वाला जो रास्ता है वो थार डेजर्ट से होकर गुजरता है और वो वहां से ट्रेवल करना कैवलरी को लेकर और वहां से ट्रेवल करना ट्रेड मतलब पूरे कारवां को लेकर जो है वो बहुत ज्यादा महंगा और बहुत नुकसानदायक पड़ेगा। दैट मीन्स आपको एक सीधा रास्ता चाहिए जो राजपूत राज्यों से गुजरेगा। इसीलिए राजपूत जो है वो बहुत ज्यादा लड़ाके हैं। क्यों? क्योंकि ये जो राजस्थान का जो क्षेत्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड राउट है, सबको पता है और हमेशा से ही है। दैट मीन्स इसके ऊपर कंट्रोल जो है वो जिसके पास हो वो बैठा बैठा बस टैक्स खाएगा। अगर मान लीजिए आपका राजपूत राज्य है और आपके राज्य से किसी को अगर क्रॉस करना है अपने ट्रेड कारावान को लेकर, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, उन्हें चुंगी देनी पड़ेगी। वो टोल लेते हैं, क्योंकि राजपूत के राजस्थान में कुछ खास ऐसी प्रोडक्शन तो होती नहीं है, क्रॉप प्रोडक्शन, तो उनके एरिया से गुजरने वाले जो लोग उनको टोल प्रोवाइड करते हैं वो उनके लिए इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा साधन बनता है। प्लस उस ट्रेड से उनको मुनाफा बहुत होता है। तो राजपूत अपनी वो स्ट्रांग पोजीशन छोड़ना नहीं चाहते थे और स्पेशली मुस्लिम्स के हाथ में तो नहीं देना चाहते थे। इसलिए राजपूतों ने इल्तुतमिश को स्ट्रांग जो है वो ऑफेंस प्रोवाइड किया। इल्तुतमिश पूरी तरह राजपूतों को जीत नहीं सका। इल्तुतमिश ने मालवा तक के क्षेत्र को जो है वो कंट्रोल में लिया है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसने आराम बख्श को मारा, गद्दी पर बैठा, खलीफा से जो है वो उसको मिल गई मंजूरी कि अब तुम जो है वो अगले रूलर हो। अब इसके बाद उसने एक्सपेंशन करना शुरू किया। हमें उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री ना जानकर हमें उसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म क्या किए हैं उनके बारे में समझना है। तो इल्तुतमिश को जिन कामों के लिए जाना जाता है उसमें से सबसे जरूरी 2 मुख्य काम है। पहला काम है उसने कॉइनेज सिस्टम जो है वो शुरू किया इंडिया में। उसने 2 मुख्य तरह के सिक्के चलाए जो कि पहले प्रचलन में थे फारस में, वो पर्शिया में जो है वो यानी कि ईरान के क्षेत्र में ऑलरेडी वो यूज हो रहे थे। उसने भारत में उस कॉइनेज सिस्टम को इंप्लीमेंट किया जो कि था टंका और जित्तल सिस्टम, यानी कि सिल्वर कॉइन टंका और जित्तल जो है वो कॉपर कॉइन। यानी कि जो बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं, जो बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं वो सिल्वर में डील करेंगे और जो छोटी ट्रांजैक्शंस हैं वो कॉपर में डील होती थी। और
एक टंके में 48 जित्तल के सिक्के आ जाते थे। इतना जो है वो ये टंका और जित्तल की रेशो थी। और ये टंका इतना कामयाब रहा कि फ्यूचर में जो रुपी बना है, जो प्रेजेंटली इंडियन रुपी है, जो शेरशाह सूरी ने शुरू किया, उसका बेसिस जो है वो टंका ही था। दैट मीन्स शेरशाह सूरी ने जो इशू किया है रुपीज, उससे पहले टंके ही चलते आ रहे थे। और जित्तल जो है वो बिल्कुल लोअर लेवल की करेंसी थी, तो उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो लेकिन करेंसी एस्टेब्लिश करी किसने? इल्तुतमिश ने। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी चीज, इल्तुतमिश को समझ आ गया कि मुझे जो है वो यहां पर अपने खुद के भरोसे के बंदे चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में बिठाने के लिए। अगर मैं भरोसा नहीं कर सकता जिन व्यक्तियों पर, अगर मैं उनको इंपॉर्टेंट इख्ते प्रोवाइड कर दूंगा तो वो रिबेल कर देंगे आने वाले सालों में मेरे खिलाफ। तो यहां पर इक्तदारी सिस्टम, एज आई सेड, इल्तुतमिश ने इक्तदारी सिस्टम डेवलप किया। वो भी फारस में चल रहा था, वो उसने भारत में इंप्लीमेंट किया, इनोवेट नहीं किया उसने बस थोड़ा सा उसको चेंज करके भारत की कंडीशंस के हिसाब से उसने अप्लाई किया कि जो भी एरिया कॉन्कर किया जाएगा उसमें मिलिट्री कमांडर अपना होगा और जो सिविलियन लीडर होगा वो वहीं का नेटिव। सो जो मिलिट्री की तरफ से जो है वो प्रेशर सेंटर का रहेगा और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वहां के नेटिव रूलर चलाते रहेंगे। तो ये था इक्तेदारी सिस्टम। इक्तेदारी सिस्टम कौन लेके आया? इल्तुतमिश। उसके बाद इल्तुतमिश ने अब उन इक्तेदारों को अपॉइंट भी तो करना है, तो इक्तेदारों को अपॉइंट करने के लिए इल्तुतमिश ने सोचा कि मैं अपने एंड से लोगों को ट्रेन करना शुरू करता हूं। राइट, अपने भरोसे के बंदे, अपने भरोसे के स्लेव्स को इक्तेदार बनाता हूं, नोबल, अपनी खुद की नोबिलिटी क्रिएट करता हूं। क्यों? क्योंकि भारत में ऑलरेडी पहले से मुसलमान थे, अफगानी थे भारत में। अफगानी जब भारत में आए, उन्होंने जो भारतीयों को कन्वर्ट किया, जो तो हिंदू कन्वर्ट थे या जो जैन या बुद्ध कन्वर्ट थे मुस्लिम्स में, इस्लाम में, यानी कि इंडियन मुस्लिम्स भी थे प्लस हिंदू लोग भी थे। सो तुर्कियों की किसी के साथ बनती नहीं थी, तुर्कियों की ना ही बनती थी, अरबियों के साथ तुर्कियों की बहुत कम बनती थी, फारसियों के साथ, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट था इनके बीच में। क्योंकि तुर्की जो है वो रेडर्स थे, वो रेड करते थे, वो अफगानिस्तान के क्षेत्र में अरबियों के एरिया में रेड करते थे, वो ईरान के क्षेत्र में फारसी के एरिया में रेड करते थे, और वो अब भारत में आए थे। तो अब जो नोबिलिटी है, जो तुर्की नोबिलिटी है, वो नहीं चाहती थी कि जो बड़े पोस्ट हैं उसमें कोई ऐसे व्यक्ति बैठे जिन पे वो भरोसा नहीं कर सकते। दैट मीन्स उनके ट्राइब के या उनके ब्लड के व्यक्ति ना बैठे वहां पे। इसी पॉलिसी को बलबन ने बड़े लेवल पर ले गया। आगे हम बलबन को देखेंगे। लेकिन इल्तुतमिश ने भी ऐसा ही कुछ सोचा था कि मैं अपने खुद के चूज किए हुए स्लेव्स की एक छोटी सी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा, जिसको उसने कहा चहलगनी। राइट, चहलगनी, यानी कि उसमें 40, बोलने को है कि 40 मेंबर होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा भी होते हैं। लेकिन 40 वर्ड का इस्तेमाल जो है, 40वां वर्ड का इस्तेमाल जो है वो स्ट्रेंथ के लिए किया जाता है। तुकराने चहलगनी कहा गया है इसे। कई जगहों पर यहाँ पर तुकराने चहलगमी वर्ड का भी यूज हुआ है, कई जगह पर गनी वर्ड का भी यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कि सुल्तान के साथ चलने वाले। सो इल्तुतमिश ने सबसे पहले तो कॉइनेज एस्टेब्लिश किया, उसके बाद इक्तेदारी एस्टेब्लिश किया। अब इक्तेदार भी बनाए चहलगनी के रूप में। लेकिन आगे चलकर यही चहलगनी सुल्तानों के लिए मुश्किल बन गए और यही चहलगनी जो है वो किंग मेकर्स का काम करने लगे। हम आगे समझेंगे। लेकिन अभी तक इल्तुतमिश के लिए हमने क्या समझा कि उसने कॉइन्स एस्टेब्लिश किए और उसने चहलगनी बनाए, इक्तेदारी एस्टेब्लिश की, और फिर इक्तेदार जो है वो अपॉइंट करना शुरू किए। उसने चहलगनी जो एस्टेब्लिश करी थी, यानी उन 40 में से उसने चूज करके अपनी पसंद के जो है वो इक्तेदार अपॉइंट करता था वो। राइट, उसके अलावा उसके जो मालिक था, इल्तुतमिश का मालिक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने जो काम शुरू किया था कुतुब मीनार बनाने का, उस कुतुब मीनार को बनाने के काम को भी कंप्लीट किया किसने? इल्तुतमिश ने। सो दीज आर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्रिएटेड बाय इल्तुतमिश। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बलबन के बारे में। अब हम डायरेक्टली बलबन पे जंप कर जाएंगे। बीच में रजिया सुल्तान भी आएंगी, लेकिन रजिया को नॉमिनेट किया था इल्तुतमिश ने, लेकिन रजिया 3 साल से ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाई। वो ऑफिस जो उनकी ऑफिशियल पॉलिटिक्स है उसका शिकार हो गई और उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। और वैसे तो उन्होंने बहुत फेयरली राज करने की कोशिश करी, लेकिन कोई खास बड़ा जो है वह एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं ला सकी। इसलिए आज हम इस सेशन में उनका जिक्र नहीं करेंगे। हम पढ़ेंगे बलबन को, जो कि अपने करियर के 20 सालों तक तो रहे वो जो सुल्तान है उसके वजीर, सारा सिस्टम अपने कंट्रोल में लाते गए। चहलगनी को, वो चहलगनी से ही उभरे थे बलबन। सो आगे हम देखते हैं बलबन के बारे में। आइए अब बात करते हैं एक बहुत एम्बिशियस सुल्तान की, जिसका नाम है गयासुद्दीन बलबन।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बलबन जो है वो चहलगनी का हिस्सा था। इल्तुतमिश ने जो चहलगनी बनाई उसका हिस्सा था बलबन, और बलबन जो है वो धीरे धीरे प्रमोट होते हुए वजीर की रैंक तक पहुंचा, और इल्तुतमिश के सक्सेसर नसीरुद्दीन महमूद का वजीर रहा लगभग 20 साल तक। और जब तक वो वजीर रहा तब तक वो धीरे धीरे चहलगनी को कमजोर करता रहा और अपनी शक्ति को वो इंक्रीज करता गया। चहलगनी भी उसके खिलाफ कंस्पायर करती गई लगातार, लेकिन फाइनली उसकी जीत हुई। चहलगनी जो है वो हार गई, और जैसे ही बलबन को लग गया बलबन के पास इतनी शक्ति एक्वायर हो गई कि वो ओवरथ्रो कर सकता है सुल्तान को, तो बलबन ने सुल्तान को ओवरथ्रो किया और खुद को इंस्टॉल किया एज अ सुल्तान। तो सारी नोबिलिटी में हड़कंप मच गया कि कैसे वजीर ने अपने आप को सुल्तान बना दिया। तो लोगों को जो है वो एक बहुत डर लगा कि ऐसे तो कोई भी वजीर कभी भी सुल्तान को रिप्लेस कर सकता है। तो नोबिलिटी में एक खौफ फैल गया। लेकिन इस चीज को जस्टिफाई कैसे किया बलबन ने कहा कि मैं ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक बहुत लेजेंडरी टर्किश वॉरियर अफरसियाब का डायरेक्ट डिसेंडेंट हूं, उसी का ब्लड मेरे अंदर दौड़ रहा है। अब ये टर्किश लोगों के बीच में एक ये बहुत कॉमन ईगो कॉम्प्लेक्स है हाई लीनिएज या प्योर ब्लड का होने का। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी बड़े राजा का डिसेंडेंट है तो उसकी समाज में बहुत उसका बड़ा औहदा होता है समाज में। तो उसी तरह बलबन ने घोषित कर दिया कि मैं एक बहुत लेजेंडरी वॉरियर का डिसेंडेंट हूं, और इतना ही नहीं, उसने प्रोक्लेम किया कि मैं जिल्ले इलाही हूं, मैं साक्षात अल्लाह की परछाई हूं, शैडो ऑफ गॉड हूं। तो जो आम जनता है और जो नोबिलिटी है उसमें यह भरोसा फैलाने की कोशिश करी बलबन ने कि वो एक बहुत हाई नोबल ब्लड का है, और अगर उसने सुल्तान को हटाकर वो खुद गद्दी पर बैठा है तो उसने कुछ गलत नहीं किया, वो डिजर्व करता था। लेकिन ये सब काम जो है वो बलबन क्यों कर रहा है? क्योंकि बलबन जानता था, बलबन खुद चहलगनी का हिस्सा था, बलबन जानता था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चरमरा जाएगा। अगर चहलगनी बहुत लंबे समय तक टिकी रही तो फ्यूडलिस्टिक हो जाएगा, बड़ा एम्पायर नहीं बन सकता है। यहां पर दिल्ली में बैठने का फायदा तभी है जब गुजरात, लाहौर और बंगाल तीनों आपके कंट्रोल में हो, जो कि बलबन को लग गया था पता कि अगर चहलगनी रही तो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले काम बलबन ने यही किया, पावर में आते ही उसने धीरे धीरे चहलगनी को खत्म किया, और चहलगनी वाला सिस्टम जो है वो बलबन के आने पर खत्म हो गया। अब बलबन ने अपनी सिचुएशन को स्ट्रांग करना शुरू किया। उसको पता था कि मुझे एक बहुत हाईली सेंट्रलाइज्ड प्रशासनिक व्यवस्था यानी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। इसके लिए उसने बहुत क्रूर और बहुत ज़्यादा जो है वो कठोर फैसले लेने शुरू किए। उसको पता था कि मुझे सारी नोबिलिटी को अपने आगे झुकाना पड़ेगा, नोबिलिटी का डर चाहिए मुझे, इज्जत नहीं, उनका डर चाहिए। सो दैट मीन्स उसने ये डिक्लेयर किया है कि अगर कोई भी नोबल, चाहे वो कितने भी बड़े ओहदे पर हो, अगर वो किसी भी तरह की हुक्म नाफरमानी करता है, यानी कि वो अगर डायरेक्ट ऑर्डर्स का उल्लंघन करता है तो उसको सजा मिलेगी, और वो भी बहुत ज़्यादा कट्टर सजा, मतलब बहुत उसको हार्डशिप से गुजरना पड़ेगा उस नोबल को। तो दैट मीन्स अगर कोई नोबल अपने किसी गुलाम के साथ मिसबिहेव करता है, और अगर ये बात बलबन तक पहुंच जाती है तो सजा मिलती थी नोबल्स को। बात यहां तक पहुंच गई थी। इससे हुआ ये कि जो आम जनता है उसमें बलबन की इमेज जो है वो बहुत अच्छी हो गई। तो जिले इलाही बलबन ने जो अपने आप को कहा, लोग मानने लगे कि ये तो नोबल्स को किसी को भी नहीं छोड़ रहा है, तो और आम जनता के लिए जो है वो सारे काम कर रहा है। तो लोग बहुत खुश थे। लेकिन बर्नी ने उसकी इस पॉलिसी को ब्लड और आयरन की पॉलिसी कहा है। बर्नी ने कहा है कि वो थोड़ा सा कैरिड अवे हो गया अपनी इस पॉलिसी को लेकर, उसने बहुत ज्यादा लोगों को मार दिया। ऐसा करना क्यों जरूरी था? अब कुछ इतिहासकारों ने इसको ऐसे डॉक्यूमेंट किया कि सेंट्रलाइजेशन के लिए बहुत आवश्यक था। क्यों? क्योंकि दिल्ली में बैठने का तभी फायदा है जब दिल्ली से आपका गुजरात और बंगाल और लाहौर का जो ट्रेड राउट है वो स्मूथली काम करता रहे। राइट, दैट मीन्स अगर दिल्ली से आप बाहर निकल रहे हैं और अगर कोई भी कारवां आपका जा रहा है, ट्रेड का कारवां, उसको अगर लूट लिया जा रहा है दिल्ली के बाहर निकलते, तो क्या फायदा है? तो इन लुटेरों को कंट्रोल करने के लिए बलबन ने जंगलों को कटवाया, उन जंगल में जितनी भी लुटेरी ट्राइब्स थी उनको ढूंढ कर उनको एग्जीक्यूट करवाया, और उनकी फैमिलीज को एग्जीक्यूट करवाया। लोगों में डर फैलाया कि अगर कोई भी ट्रेड राउट को लूटेगा तो उनकी फैमिलीज तक को भी नहीं छोड़ा जाएगा। इसको बर्नी ने कहा ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी। यह सेंट्रलाइजेशन के लिए जरूरी था। क्यों? क्योंकि सेंट्रलाइजेशन के लिए ट्रेड आवश्यक है। ट्रेड बनेगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो शक्ति बनी रहेगी बलबन की। सो बलबन ने यहां पर ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अकॉर्डिंग टू बर्नी जो है वो अपनाई, और इसका एग्जांपल देखने को मिलता है जो मेवाती राजपूत हैं, जो कि नोबिलिटी से हट गए, और अब पैसा कमाने के लिए उनके पास एक ही चारा बचा कि वो अब लूटपाट मचाएं सुल्तान के कारवां के साथ।
सुल्तान के जो ट्रेड के जो कारवां चलते हैं उनको लूटा जाए। सो मेवाती जो राजपूत हैं उनको बहुत मर्सीलेसली मारा गया, उनकी फैमिलीज को एग्जीक्यूट किया गया और पब्लिकली डिस्प्ले किया गया उनकी डेड बॉडीज को। लोगों में डर बिठाया गया कि अगर तुम सुल्तान के खिलाफ जाओगे तो तुम्हारा भी यही हशर होगा। उसके अलावा अपनी पोजीशन को सिक्योर और सॉलिडिफाई करने के लिए अपनी नोबिलिटी में उसने अपने जासूस छोड़े, जिनको कहा गया बरीद। उसने बरीद छोड़े अपने, अब उसी के ही स्लेव्स थे, उन्होंने बरीज को अपॉइंट किया और उसको लगातार नॉलेज मिलती रहती थी कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में कोई जो जनता है उसके साथ बुरा तो नहीं कर रहा, क्योंकि जनता में जो अच्छी इमेज जो है वो बना के रखने की जरूरत थी। क्योंकि अगर वो स्ट्रिक्ट होगा नोबिलिटी के साथ और अगर जनता को कंट्रोल करके रखेगा, उसकी पॉलिसी ये थी कि मैं नोबिलिटी के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाऊं और मैं जनता के साथ बहुत ज़्यादा जस्टिस करूं जनता के साथ बहुत ज़्यादा, तो मैं जनता का प्रिय हो जाऊंगा और नोबल मेरे से डरेंगे, तो मेरा कंट्रोल जो है वो लंबे समय तक चलेगा। दिस वॉज द पॉलिसी ऑफ बलबन। अब इसी पॉलिसी को वो थोड़ा सा कैरिड अवे कर दिया उसने। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था उतना सपोर्ट करने के लिए। उसके पास अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी पॉलिसी ठीक थी, लेकिन वो लंबे समय तक टिकने वाली क्यों नहीं थी? क्योंकि बैक करने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या थी उसके लिए, वो थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से आक्रमण करने को उतारू मंगोल। मंगोल धीरे धीरे काबुल के क्षेत्र से आगे बढ़ गए, सिंधु नदी के एरिया में आ गए। सिंधु नदी को पार करके वो झेलम को पार करके सतलज और दिल्ली की तरफ जो है वो बढ़ना शुरू किया उन्होंने। तो ये बहुत बड़ा खतरा था बलबन के लिए। तो बलबन को पता था कि मुझे जल्दी से जल्दी मिलिट्री को अपनी स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो मिलिट्री को स्ट्रांग करने के लिए बलबन ने एक डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश किया जिसको कहा गया दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज का मतलब यह है कि वो, जैसे कि मैंने आपको बोला कि सुल्तान के हाथ में है मिलिट्री की कमांड, लेकिन दीवाने अर्ज क्या कर रहा है? केवल क्लरिकल काम कर रहा है, अपॉइंट कर रहा है सैनिकों को, सैनिकों की भर्ती कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा सैनिकों की भर्ती की जा रही है, उनको पेमेंट दी जा रही है। जो बूढ़े हो गए सैनिक, उनको पेंशन दी जा रही है, उनको हटाया जा रहा है, नए सैनिक को रिक्रूट किया जा रहा है। लेकिन नए सैनिकों को रिक्रूट करना और उनको लंबे समय तक सैलरी पर रखने का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो नहीं था बलबन के पास। इसीलिए एक स्टैंडिंग आर्मी वो क्रिएट नहीं कर सका। इसीलिए बहुत बड़ा हिस्सा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का उसके कंट्रोल से छूट गया। मंगोल्स ले गए पंजाब का जो मुल्तान वाला एरिया है और जो ऊपर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर झेलम का जो एरिया है, वहां तक जो है वो मंगोल्स ने लूट लिया और अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन बलबन की ये सोच थी कि मैं मेरे इन हैंड जो मैटर है उसको जो है वो पूरे स्ट्रेंथ से कंट्रोल में रखूं। सो यहां पर हमने समझा बलबन के बारे में कि किस तरह उसने एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रांग करने के लिए जो नोबिलिटी है उसके साथ स्ट्रिक्टनेस अपनाई। इनफैक्ट यहां तक वो गुजर गया कि कोर्ट में उसने किसी को भी जोक मारने या हंसने से मना कर दिया, और अगर वो कभी भी कोर्ट में आए तो सभी उसको सजदा करें और सभी उसके चरणों को चूमें। ये सजदा और पायबोस की जो बहुत पुराना कस्टम है, ये पर्शियन कस्टम है। तो सजदा और पायबोस का कस्टम जो है वो उसने दिल्ली में इंट्रोड्यूस कराया। उसके अलावा एक बहुत पुराना पर्शियन त्योहार है नवरोज करके, यानी कि न्यू ईयर का फेस्टिवल है पर्शियन, उसको जो है उसने इंट्रोड्यूस कराया दिल्ली में। सो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स जो है वो उठाए बलबन ने ताकि वो अपने एम्पायर को स्ट्रांग कर सके। अब बलबन जो है वो जब तक जिंदा था तब तक एम्पायर स्ट्रांग था, लेकिन बलबन के जाने के बाद उसका एम्पायर जो है वो बहुत तेजी से क्रम्बल हुआ। क्यों? क्योंकि बलबन ने नोबिलिटी को बहुत ज्यादा चिढ़ा दिया था। बलबन के जो सक्सेसर थे नोबिलिटी ने उनको टिकने नहीं दिया। जितने भी अन्य इख्तेदार थे वो उनके खिलाफ कंस्पायर करते गए और फाइनली बलबन के ही अपॉइंटेड एक खलजी कमांडर ने बलबन के सक्सेसर को जो है वो गद्दी से हटाया और जलालुद्दीन खलजी ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया दिल्ली में और खलजी डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट हुई। लेकिन हम जलालुद्दीन खलजी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जलालुद्दीन खलजी का टेन्योर इतना लंबा नहीं रहा और उन्होंने ऐसा कोई सब्सटेंशियल काम नहीं किया है एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म को लेकर। क्योंकि इस टॉपिक में हम केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को ही पढ़ रहे हैं तो हम जिक्र नहीं करेंगे जलालुद्दीन खिलजी का। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी के सक्सेसर जो आए अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए जितने भी रिफॉर्म्स हैं उनको हम अच्छे से स्टडी करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू रिफॉर्म्स। क्यों? अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत दिमागदार व्यक्ति, एक बहुत समझदार व्यक्ति, एक बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति था। उसको पता था कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है, नोबिलिटी कैसे काम करती है, राइट। जैसे बलबन को पता था, लेकिन बलबन टुक इट अ लिटिल फार, है ना। बलबन ने थोड़ा सा रेवेन्यू सिस्टम के लिए भी काम किया, लेकिन लैंड मेजरमेंट भी उसने शुरू करवाया, लेकिन बड़े लेवल पर करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आइए अब हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में समझते हैं और देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए रिफॉर्म्स क्या हैं। आइए अब बात करते हैं अगले सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बारे में।
सो अलाउद्दीन खिलजी को विरासत में मिली थी समस्याएं बलबन के सक्सेसर से, और फिर उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी के बाद जब अलाउद्दीन खिलजी आया तो एक बहुत बड़ी समस्या जो बलबन के समय से चलती आ रही थी वो थे मंगोल। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे अभी भी मंगोल्स से पीछा नहीं छूटा था दिल्ली सुल्तानों का, और अलाउद्दीन खिलजी एम्बिशियस था। अलाउद्दीन खिलजी को गुजरात भी चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी को बंगाल भी चाहिए, और अलाउद्दीन खिलजी को दक्कन भी चाहिए, दक्षिण भारत का क्षेत्र। दैट मीन्स अगर दक्षिण भारत के क्षेत्र में मूव करना अलाउद्दीन खिलजी को तो उसको पीस ऑफ माइंड चाहिए। पीस ऑफ माइंड किस चीज का? कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर उसका स्ट्रांग होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में अभी भी मंगोल है। सो दैट मीन्स उसको मंगोल्स से निपटना है। मंगोल्स से निपटने के लिए उसको चाहिए आर्मी, और आर्मी को पैसा चाहिए, क्योंकि आर्मी अगर आप मान लीजिए आपको 30-40 हज़ार 50 हज़ार आदमियों को अपने लिए लड़ने के लिए और मरने के लिए अगर तैयार करना है तो आपको उनकी ठीक ठाक खातिरदारी करनी पड़ेगी। सो अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा काम, हमें कोई स्ट्रिक्ट रिफॉर्म लाने पड़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी को यह लगा कि उसको मार्केट को स्टेबलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में जो डेली यूज की कमोडिटीज हैं उनके रेट उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। उसको ये लगा कि अगर मैं पैसा नहीं है मेरे पास तो मैं अगर मार्केट को सस्ता कर दूं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग सस्ती हो जाएगी, तो सैनिकों को कम सैलरी देनी पड़ेगी और ज़्यादा सैनिक जो है मैं अपॉइंट कर सकता हूं। तो इसी काम को करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट रिफॉर्म लेके आया और 3 उसने दिल्ली में मार्केट एस्टेब्लिश किए। ये सब जानकारी हमें बर्नी के डॉक्यूमेंट से मिल रही है। 3 उसने मार्केट एस्टेब्लिश किए, और उन तीनों मार्केट कौन कौन से थे? क्लॉथ मार्केट था, कपड़ों का, और वो भी एक्सपेंसिव कपड़ों का मार्केट। उसके बाद ग्रेन मार्केट था, ग्रेन मार्केट में वेजिटेबल्स और अनाज सब कुछ। और फिर तीसरे लेवल पर जानवरों का मार्केट था, हॉर्स का, कैटल्स का और स्लेव्स का मार्केट था। ये 3 मार्केट जो है उसने रेगुलेट किए दिल्ली में, और इन तीनों मार्केट में उसने कोशिश की कि दाम जो है वो कम से कम रहे। सो मार्केट को कंट्रोल में लाने के लिए उसको कोई एडमिनिस्ट्रेशन भी बनाना था वहां पर, तो उसने मार्केट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी एक डिपार्टमेंट वहां पर एस्टेब्लिश किया। दीवाने रियासत उसको कहा गया, और उसका जो अधिकारी है उसको कहा गया नायबे रियासत। तो जो दीवाने रियासत है वो उन सब मार्केट्स को ओवरसी करता था कि उस मार्केट में क्या चल रहा है, क्या कोई विक्रेता यानी कोई दुकानदार जो है वो लूट तो नहीं रहा, जो सपोजिट रेट्स हैं उसको बनाए रखा जा रहा है या नहीं। इससे हुआ ये कि कीमतें जो हैं वो बाजार की बहुत कम हो गई, और जैसे फाइन क्लॉथ उसने कम कम दाम पर बेचना शुरू किया तो दिल्ली के जितने भी नोबल्स थे वो खुश हो गए कि बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा उन्हें बहुत कम दाम पे मिल रहा है। लोग खुश हो गए कि बहुत अच्छी सैनिक जो है वो खुश हो गए कि बहुत अच्छी क्वालिटी के घोड़े उनको बहुत कम दाम पे मिल रहे हैं। लोग खुश हो गए कि स्लेव उनको बहुत अच्छी क्वालिटी के स्लेव्स उनको बहुत कम दाम पे मिल रहे हैं। तो मार्केट की कीमत जब घटी तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी लोगों की घटी। इससे अब जितना पैसा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के पास मौजूद है उसको वो बेहतर तरीके से यूज कर सकता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी वहीं तक नहीं रुका, उसने उन नायब्स के ऊपर भी स्पाइस को अपॉइंट किया, बरीद को अपॉइंट किया, और बरीद के रूप में वो छोटे बच्चों को मार्केट में भेजता था ये पता करने के लिए कि कोई ठग तो नहीं रहा है किसी ग्राहक को, कोई दुकानदार। तो ऐसा ही एक किस्सा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक बच्चे को एक बार मार्केट में भेजा और वो बच्चा गोश्त खरीद के लाया। अब अलाउद्दीन खिलजी के पास जब वो बच्चा पहुंचा और अलाउद्दीन खिलजी ने जब उस गोश्त को तुलवाया तो उसमें से कुछ वजन जो है वो कम निकला, यानी कि दुकानदार ने कुछ घोटाला किया। यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी मार्केट में गया, चौराहे पर उस दुकानदार को बुलवाया और जितना गोश्त कम था उतना गोश्त उसके शरीर से निकलवा लिया। और ये मैसेज पूरी मार्केट में चला गया कि अलाउद्दीन खिलजी जरा सी भी गड़बड़ी जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा और उसके स्पाइस जो है वो हर जगह फैले हुए हैं। तो इस तरह जो स्पाइस हैं उनका नेटवर्क उसने एस्टेब्लिश किया हुआ था और मार्केट को वो ओवरसी करता था और कंट्रोल करता था। उसके अलावा अब वो धीरे धीरे जो है वो एक्सपेंशन भी कर रहा था,
ठीक है, एक्सपेंड भी कर रहा था, मार्केट कंट्रोल में आ गई तो वो सेना को रिक्रूट कर सकता है, सो दैट मीन्स अब वो एक्सपेंड कर सकता है। तो वो एक्सपेंड कहाँ करेगा, तो वो गुजरात के क्षेत्र में उसने एक्सपेंड किया। राजस्थान जो इतने समय से, राजस्थान की जो कुछ ऐसे राजपूत राज्य हैं, जालोर हो गया, चित्तौड़ हो गया, रणथंभौर है, जिनको अभी तक कोई कंट्रोल नहीं कर पाया, उनको कंट्रोल करने के पीछे जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एक्सपेंसेस झोंक दिए। और अलाउद्दीन खिलजी के ये सारे जो एडवेंचर्स हैं इसको डॉक्यूमेंट किया है अमीर खुसरो ने। अब अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके गुजरात के और फिर रणथंभौर के एक्सपीडिशन में रहा और वहां पर उसने पूरा डॉक्यूमेंट किया। आगे हम देखेंगे उसके बारे में। यहां पर हमने ये एस्टेब्लिश किया कि किस तरह अमीर खुसरो ने मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए 3 मार्केट जो है वो एस्टेब्लिश करी दिल्ली में। लेकिन हमें इस बात के डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं अमीर खुसरो के लेखन में भी और बर्नी के लेखन में भी कि दिल्ली के बाहर अन्य शहरों में क्या ऐसे मार्केट्स एस्टेब्लिश थे या नहीं। उन्होंने केवल इतना जिक्र किया है कि जितना दिल्ली में होता है वो बाकी शहरों में भी होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं लैंड रिफॉर्म्स क्या किए गए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, और एक मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि कहां कहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने एक्सपेंशन किया। आइए देखते हैं। आइए अब मैप के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह अलाउद्दीन खिलजी ने जब अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को स्टेबल किया और फिर उसने जब फीड करना शुरू किया अपनी आर्मी को कम सैलरी पर ज़्यादा राशन, तो कैसे वो आर्मी को सस्टेन कर सका, और फिर एक बार उसके पास एक स्ट्रांग आर्मी बनी तो फिर उसने टेरिटोरियल एक्सपेंशन कैसे किया। तो इस मैप में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह उसने गुजरात के पूरे क्षेत्र को एक्वायर किया, बंगाल के क्षेत्र को, जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, यानी उसका मतलब है पोर्ट से, उसको गुजरात के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स चाहिए, बंगाल के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स चाहिए, प्लस दूसरी चीज राजस्थान के एरिया को पूरा उसने जीता। जालौर और चित्तौड़, रणथंभौर, जिनको और कोई नहीं जीत पा रहा था, उनको अलाउद्दीन खिलजी ने जीता। प्लस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को उसने इंडस नदी के पार तक जो है वो सिक्योर भी किया। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि उत्तर भारत का जितना भी मेनलैंड है वो पूरी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने कवर किया। अब यहां पर अलाउद्दीन खिलजी का एक उसका बहुत क्लोज स्लेव है मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को दक्षिण के एक्सपीडिशन पर भेजा। मलिक काफूर ने सबडू किया देवगिरी को, और फिर उसके बाद मलिक काफूर मदुराई तक लूटता चला गया। अलाउद्दीन खिलजी ने एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप नहीं किया दक्षिण भारत में, क्योंकि उसे पता था कि वो समय उसके हाथ से निकल गया है। धीरे धीरे वो एस्टेब्लिश करना चाहता था लेकिन उसका इंतकाल हो गया। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अभी क्या कर रहा था, धीरे धीरे उसने मलिक काफूर को भेजा और मलिक काफूर दक्षिण भारत में लूट के लाया। बहुत पैसा जो है वो लूट के लाया अलाउद्दीन खिलजी के लिए। उस पैसे का इस्तेमाल अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एस्टेब्लिश्ड सिस्टम को कंसोलिडेट करने में किया। अलाउद्दीन खिलजी जब तक गद्दी पर रहा तब तक उसने सिस्टम बहुत बेहतरीन तरीके से चलाया, लोग उससे काफी खुश थे। अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए अन्य लैंड रिफॉर्म्स को। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक बना जिसने स्टैंडिंग आर्मी क्रिएट करी, पहला ऐसा सुल्तान बना जिसने जमीन को नपवा कर उस पर टैक्स लेना शुरू किया। दैट मीन्स अब जितने भी गांव पर यानी कि ग्राम लेवल पर मुकद्दम या खूत है वो अब कोई बेईमानी नहीं कर सकते। उनके पास जितनी जमीन है उतना उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। प्लस उनको जो स्पेशल प्रिविलेजेस या उनके पास जो शक्तियां थी वो अपने ऊपर जो टैक्स है वो गांव वालों पर डाल देते थे, तो गांव वाले उनका टैक्स भरते थे। इस चीज पे स्ट्रिक्टनेस कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने कि कोई भी मुकद्दम, कोई भी खूत जो है वो टैक्स की चोरी ना कर सके। इनफैक्ट हालात इतनी खस्ता हो गई मुकद्दम और खूत की, तो कई जगह पर यह डॉक्यूमेंट किया गया है कि लोगों ने उनसे अपनी लड़कियों की शादी करना भी बंद कर दिया। वैसे तो अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है तो समाज में माना जाता है कि वो एक आइडियल वर है, लेकिन अगर कोई मुकद्दम और खूत है और अगर अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सुल्तान है तो उसकी हालत बहुत बुरी होगी, क्योंकि वो 1 रुपए की भी जो है वो हेरा फेरी नहीं कर सकता था। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत टाइट सिस्टम चलाया था टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, और टैक्स को कलेक्ट करने के लिए उसने एक अलग से डिपार्टमेंट भी बनाया, दीवाने मुस्तक राज। दीवाने मुस्तक राज उसने एक डिपार्टमेंट बनाया जो कि डेडिकेटेड था टैक्स की कलेक्शन के लिए, और ग्राउंड से, ग्राम लेवल से टैक्स इकट्ठा करते थे वो, और कहीं भी किसी भी लेवल पर किसी भी तरह की टैक्स की चोरी नहीं हो सकती थी, गुंजाइश ही नहीं थी। अगर चोरी हो तो उसको सिवियर पनिशमेंट दी जाती थी, बलबन से भी ज्यादा सिवियर। तो लैंड रिफॉर्म्स के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने टैक्सेशन सिस्टम को थोड़ा मॉडिफाई किया। प्लस अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों के ऊपर और दूध देने वाली गायों के ऊपर टैक्स लगाया,
क्योंकि घोड़े जिसके पास हैं दैट मीन्स वो संपन्न है, और जिसके पास दूध देने वाली गाय है दैट मीन्स वो प्रोड्यूस कर रहा है किसी ना किसी तरीके का, राइट। तो वो बेच सकता है उस दूध को, सो दैट मीन्स वहां से भी रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करी अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुजरात का क्षेत्र जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के कंट्रोल में आ गया। दैट मीन्स अब अलाउद्दीन खिलजी जो है वो समंदर के रास्ते बेहतरीन क्वालिटी के घोड़े जो है वो इंपोर्ट करवा सकता है इजिप्ट से या सऊदी से, क्योंकि जो अफगानिस्तान वाला जो एरिया है वहां पर तो मंगोल हैं, और मंगोल जो है वो अच्छी क्वालिटी के घोड़े अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंचने दे नहीं रहे। तो अलाउद्दीन खिलजी को अगर अच्छी क्वालिटी के घोड़े चाहिए तो वो गुजरात से ही लाएगा, और गुजरात जैसे ही उसके कंट्रोल में आया घोड़े उसके पास आ गए, और घोड़ों पर अब उसने दाग लगाना शुरू किया। जो अच्छी क्वालिटी का घोड़ा था उसके ऊपर उसने उसकी ब्रांडिंग करनी शुरू करी, उस पर दाग लगाना शुरू किया। और उसके अलावा उसके जो सैनिक थे, जैसे कि दीवाने अर्ज एस्टेब्लिश किया था बलबन ने, उसी दीवाने अर्ज को आगे और इंप्रूव किया अलाउद्दीन खिलजी ने। और दीवाने अर्ज में जैसे कि रिक्रूटमेंट होती थी केवल सैनिकों की, अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का हुलिया और सैनिकों की जितनी भी डिस्क्रिप्शंस हैं उनके लिए भी जो है वो प्रॉपर रिटन डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने शुरू किए। सो बलबन के द्वारा किए गए जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं उनको कैरी ऑन किया अलाउद्दीन खिलजी ने, उनको रोका नहीं, क्योंकि बहुत सारे सुल्तानों में या बहुत सारे राजाओं में ये ईगो कॉम्प्लेक्स बन जाता है कि मैं दूसरे का काम आगे क्यों कैरी करूं। लेकिन जो समझदार शासक होता है वो अच्छी पॉलिसी को जरूर अपनाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने बलबन की अच्छी पॉलिसीज को और इम्प्रोवाइज किया अपने एंड से और उसको बेहतर किया। उसी तरह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाई गई जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थी या जो लैंड मेजरमेंट का जो काम था उसको आगे बढ़ाया शेरशाह सूरी ने और फिर उसके बाद अकबर ने। सो आगे आने वाले सब्सिक्वेंट सेशंस में मैं आपको शेरशाह और अकबर द्वारा किए गए लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड जो फैसले लिए गए उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो ये था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लिए गए लैंड रिफॉर्म्स के फैसले। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला जो इंपॉर्टेंट शासक है वो आएगा मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के जाने के बाद मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के बहुत ही कम उम्र के बच्चे को गद्दी पर बिठाया और उसको मैनिपुलेट करता रहा वो। लेकिन मलिक काफूर के मरने के बाद तुरंत जो है वो खिलजी डायनेस्टी कोलैप्स हो गई। उसके बाद गद्दी पर आए तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक भी अभी संभाल रहे थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, कोई बड़ा रिफॉर्म नहीं ला पाए। बड़ा रिफॉर्म लाए उनके सक्सेसर मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको सनकी तुगलक के नाम से भी कहा गया, क्योंकि उनके द्वारा लिए गए जो रिफॉर्म्स हैं वो अपने समय से आगे के थे। उनके द्वारा लिए गए जो रिफॉर्म है वो लोगों को और सिस्टम जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ उसकी कोहेरेंसी नहीं बन पाई, वो सही समय पर सही फैसले नहीं ले सके। अदरवाइज बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान था मोहम्मद बिन तुगलक, बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड, बहुत सोफिस्टिकेटेड इंसान था। तो आइए देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। अब समझते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट्स को। सो जो सबसे पहला मेंशनेबल एक्सपेरिमेंट है वो है ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल। जब गयासुद्दीन तुगलक शक्ति में थे दिल्ली में तो मोहम्मद बिन तुगलक को अपॉइंट किया गया था एज अ गवर्नर इन देवगिरी, दक्कन, भारत में। तो उनका एक लगाव बन गया था और उनको ऐसे लगता था कि मैं जो है वो साउथ इंडिया को कंट्रोल कर सकता हूं। तो जैसे ही शक्ति में वो आए, पहला कैंपेन था उनका कि कैपिटल को ट्रांसफर करना है दिल्ली से देवगिरी। कैपिटल को उन्होंने ट्रांसफर किया। पूरी की पूरी कैपिटल मूव नहीं की, पूरा का पूरा दिल्ली शहर खाली नहीं हुआ, लेकिन एज अ सेकंड कैपिटल जो है वो देवगिरी को एस्टेब्लिश किया गया ताकि साउथ इंडिया को मैनेज किया जा सके वहां से। सो कैपिटल जो है वो मूव की गई, सारा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है वो वहां से गए। लगभग 1500 किलोमीटर दूर, गर्मी के दिनों में, भारत की गर्मी और गर्मी के दिनों में लोग जो है वो कारावान जो है वो देवगिरी की तरफ मूव कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है वो इस बदलते हुए मौसम, क्योंकि दक्षिण भारत का वहाँ का जो है वो मौसम जो है वो नॉर्थ इंडिया से थोड़ा अलग है और वहाँ की जो जलवायु है वो वहाँ की जो जलवायु है उससे भी लोग जो है वो ठीक से घुल मिल नहीं सके। तो जो नोबिलिटी थी मोहम्मद बिन तुगलक की वो बहुत खफा थी कि ये कहाँ ले आए तुम, हमें यहाँ पर मन ही नहीं लग रहा, राइट। 2 साल बाद मोहम्मद बिन तुगलक को यह बात समझ भी आ गई कि केवल ऐसा नहीं है कि लोगों का मन नहीं लग रहा, ऐसा भी है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से नहीं चला पा रहा। उसको समझ आया कि धीरे धीरे जगह जगह रिवॉल्ट होने लगी। अगर वो
ज़्यादा समय तक देवगिरी में बैठा रहा तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर उसके कंट्रोल से निकल जाएगा, क्योंकि अगर वो देवगिरी में बैठा है सो दैट मीन्स नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कमज़ोर है और वहाँ से कोई भी एंटर कर जाएगा या पंजाब अपने आप को जो है वो आज़ाद घोषित कर देगा। तो ऐसा मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो नहीं चाहता था, इसीलिए उसको अपना फैसला वापस लेना पड़ा और कैपिटल वापस ट्रांसफ़र करनी पड़ी उसको दिल्ली। कैपिटल को उठाकर फिर से दिल्ली ले आया गया। अब मोहम्मद बिन तुगलक नया जो है वो नए एम्बिशन में उतर गए। वो एक्सपेरिमेंट्स करते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, मोहम्मद बिन तुगलक वॉज अ वेल लर्न पर्सन, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और हाईली सोफिस्टिकेटेड व्यक्ति था और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी था। लेकिन इंटेलिजेंस के साथ आती है लूनेसी, यानी सनकपन। थोड़ा सनकी था वो, किसी की बात नहीं सुनता था। उसने देवगिर जो कैपिटल शिफ्ट करी, उस वजह से जो उसको नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई के लिए उसने दोआब के क्षेत्र में टैक्स लगा दिया। बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया उसने दोआब के क्षेत्र में। अब दोआब के क्षेत्र में टैक्स लगाया उसने और लोगों ने टैक्स दे नहीं पाए। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसने टैक्स लगाया तुरंत उसके बाद अकाल पड़ गया। कुछ समय तक अकाल रहा। अकाल के दौरान लोग इतने परेशान हो गए, गांव के गांव लोगों ने खाली कर दिए और जब उन लोगों को पकड़ पकड़ कर उनके रिवोल्ट को दबाने की कोशिश करी तो जनता और ज़्यादा भड़क गई और मोहम्मद बिन तुगलक ने और ज़्यादा सप्रेस करने की कोशिश करी लोगों को। तो यहाँ पर जनता और तुगलक के बीच में एक बहुत भयंकर क्लैश चला। फाइनली तुगलक को यह समझ आया कि नहीं, ऐसे अपनी जनता को सप्रेस करके काम नहीं चलेगा, सही में टैक्स नहीं दे सकते हैं लोग। उसका खुद ही बाद में दिमाग चेंज हो गया, खुद ही फिर वो लोगों को तकवी देने लगा, यानी कि लोन देने लगा कल्टीवेशन के लिए कि तुम एक काम करो, तुम हमसे 0% फाइनेंस पे लोन ले जाओ, तुम्हें किसी भी तरह का जो है वो सूद देने की ज़रूरत नहीं है, यानी इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम प्रोडक्शन कर, पहले तो अपने आप को तुम स्टेबल बनाओ, यानी यहाँ पर एक बहुत अच्छा राजा बनने की उसने कोशिश करी। इससे अल्टीमेटली हुआ क्या? इससे अल्टीमेटली उसके खजाने पर ही असर पड़ता गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कोशिश करी कि अब वो लोगों को लोन दे। ऐसे लोगों ने लोन उठाया और बहुत ज़्यादा लोन उठाया ऐसे लोगों ने जिनका कोई मतलब ही नहीं था, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। ऐसे में मोहम्मद बिन तुगलक ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। मोहम्मद बिन तुगलक, जैसे कि मैंने कहा ना कि बहुत लर्नड है, तो उसको पता था कि टोकन करेंसी जो है वो चाइना में कामयाब हो चुकी है। टोकन करेंसी जो है वो मिडल ईस्ट में कामयाब हो चुकी है। दैट मीन्स अब वो टोकन करेंसी इंडिया में इंट्रोड्यूस करना चाहता था। प्रेजेंट डे में हम जो नोट यूज करते हैं ये एक्चुअली टोकन करेंसी होता है। प्रेजेंट डे में हर एक इकोनॉमी जो है वो टोकन करेंसी यूज करती है। कोई भी सोने और चांदी का इस्तेमाल नहीं करता एज अ करेंसी। पेपर करेंसी इज अ टोकन करेंसी। और यही चीज जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने सोची कि क्यों ना मैं टोकन करेंसी चलाऊं, क्योंकि सिल्वर की जो है वो कमी है, मैं उसकी जगह कॉपर के कॉइन दे देता हूं लोगों को छाप के, मिंट करके, और मैं जनता में ये बात फैला दूंगा कि कॉपर का कॉइन जो है वो इतने वजन का, इतने सिल्वर के कॉइन का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। लोगों ने इस बात को हल्के में नहीं लिया। लोगों ने बहुत बड़े लेवल पर डिफ्रॉडिंग करी और बहुत बड़े लेवल पर फर्जी तरीके से कॉइन्स छाप दिए। बहुत सारे जो है वो कॉइन छप गए। अब जब मार्केट में बहुत अनस्टेबिलिटी आ गई, अगर मान लीजिए सिक्के बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि अगर बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसा सोचते हैं कि गरीबी क्यों है, नोट छाप दो। अगर सभी के पास पैसा होगा तो फिर काम कौन करेगा, इकॉनमी डगमगा जाएगी। तो इकॉनमी को रेगुलेटेड रखने के लिए करेंसी को रोटेट करते रहना पड़ता है। तो अगर करेंसी मार्केट में बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन जो है वो छत से पार हो जाएगा, कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी हर चीज़ की। तो ऐसा ही कुछ मोहम्मद बिन तुगलक के एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ। उसकी इकॉनमी जो है वो गड़बड़ा गई। अब उसने ये फैसला लिया, अब उसने एक और गलत फैसला लिया। वो ये था कि उसने जनता को ये बोल दिया कि तुम अपने तांबे के सिक्के मुझे दे दो, मैं उसकी जगह तुम्हें इशू कर देता हूं सिल्वर के कॉइन्स। अब वो लोग जिन्होंने अभी तक नहीं छापे थे, उन लोगों ने भी तांबे के सिक्के छाप दिए कि ये तो बेवकूफ़ है, ये तो हमें सिल्वर कॉइन दे रहा है फ्री में। अंत में जब तुगलक को पता चला कि नहीं, मेरा खजाना लगभग खाली हो गया है, तब उसने रद्द ही कर दिया, बिल्कुल ही छापना ही बंद कर दिया और उसने पूरे सिरे से जो है वो बंद कर दिया कॉपर कॉइन्स को। और लोगों ने उसके किले के बाहर तुगलकाबाद में सड़कों पर वो कॉपर कॉइन फेंके हुए। ये सब चीज़ें बर्नी ने डॉक्यूमेंट करी है कि तुगलकाबाद की सड़कों पर कई दिनों तक, काफ़ी समय तक वो कॉपर कॉइन्स ऐसे ही पड़े रहे। उसके बाद डॉक्यूमेंट किया है उसके बाद इब्न बतूता द ट्रैवलर, द मोरक्कन ट्रैवलर, उसने ये डॉक्यूमेंट किया है कि
इस पूरे टोकन करेंसी फियास्को के बाद दिनार यानी कि गोल्ड कॉइन्स इशू किए मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक अपने एंड से अच्छी इकोनॉमी क्रिएट करना चाहता था। वो अपने एंड से चाहता था कि लोग जो है वो खुशहाल रहें। राइट, हम यहां पर उसके मिलिट्री कैंपेन्स की बात नहीं कर रहे हैं, केवल उसके एडमिनिस्ट्रेटिव फैसलों की बात कर रहे हैं। एक और उसका बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एक्सपेरिमेंटल एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला था, वो था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश करना। पहली बार किसी सुल्तान ने एग्रीकल्चर को सीरियसली लिया था और उसने ये फैसला किया कि हम एग्रीकल्चर जो है वो प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, तो उसके लिए हमें रिसर्च करनी चाहिए। उसकी विजन बहुत अच्छी थी, इसीलिए बोला जाता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसकी विजन बहुत अच्छी थी, लेकिन समय से आगे की सोच रहा था वो। उसका समाज, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अभी उस लायक नहीं था जिस तरह की उसकी सोच थी। तो वो एग्रीकल्चर पर इन्वेस्ट करना चाहता था और एग्रीकल्चर को जो है वो एनहांस करना चाहता था, टेक्नोलॉजी बढ़ाना चाहता था। इसके लिए उसने एक डिपार्टमेंट बनाया, दीवाने कोही, और दीवाने कोही में उसने एक बहुत बड़ा सम जो है वो पैसे का इन्वेस्ट किया रिसर्च पे। लेकिन जैसा आज भारत में होता है, किसी भी स्कीम में गवर्नमेंट पैसा लगाती है और जनता तक कितना ही पैसा पहुंचता है, वैसा ही कुछ मोहम्मद बिन तुगलक के साथ भी हुआ। उसके दीवानी कोही के जितने भी अफसर्स थे या जो भी जुड़ा हुआ था दीवाने कोही से, एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स, उन सब ने पैसा खा लिया वो सारा, और रिसर्च में बिल्कुल भी पैसा नहीं लगा और वो सारा का सारा पैसा मोहम्मद बिन तुगलक का डूब गया। मोहम्मद बिन तुगलक वैसे तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति था, और अब मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही दिल्ली सुल्तान की जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन है अपने जेनिथ पे पहुंचा। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही सबसे ज़्यादा रिवॉल्ट भी हुए। क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की ये छवि बन गई थी कि वो कमज़ोर शासक है। इसलिए हर कोई राजा जो है वो, हर कोई इख्तिदार मोहम्मद बिन तुगलक का रिवोल्ट करने पर उतर गया और उसकी पूरी जिंदगी उन रिवोल्ट्स को कुचलने पर बीत गई। आइए अब इस मैप के माध्यम से देखते हैं कि कहां कहां पर रिवोल्ट्स मुख्यतः हुए और कौन से बड़े क्षेत्र उसके हाथ से निकल गए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, नागौर का क्षेत्र, दिल्ली के जस्ट बाहर नागौर का जो राजपूतों की स्ट्रांग होल्ड है, वो मोहम्मद बिन तुगलक के हाथ से छूट गई। प्लस बहुत इंपॉर्टेंट गुजरात के पोर्ट जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के हाथ से छूट गए जस्ट बिकॉज ऑफ रिवोल्ट्स। उसके बाद जाजनगर, उड़ीसा का जो क्षेत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड के, ये भी जो है वो छूट गए मोहम्मद बिन तुगलक के हाथ से। इन रिवोल्ट्स का बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा मोहम्मद बिन तुगलक पर। बट जो अगर आप देखेंगे टॉप से बॉटम तक, सबसे अंत तक, मतलब दक्षिण भारत तक किसने एम्पायर को स्ट्रेच किया है, तो वो व्यक्ति है मोहम्मद बिन तुगलक। तो अगर कभी सवाल बनता है कि सबसे बड़ा एम्पायर किसका था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का था, सुल्तानों में से, दिल्ली के सुल्तानों में से। लेकिन दक्षिण भारत को वो पूरा कन्याकुमारी की टिप तक नहीं जीत सका। दक्षिण भारत में वो तमिल की सेना को नहीं हरा सका, एक्चुअली उसको लड़ने का मौका ही नहीं मिला। उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में और उत्तर पश्चिम भारत में भी रिवॉल्ट इतने ज्यादा हो गए, उसको कुचलने के लिए समय समय पर मूव करता रहना पड़ता था। सो दीज आर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स दैट आर परफॉर्म्ड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। अब हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के सक्सेसर्स कि किस तरह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू की गई समस्याओं को कैरी ऑन किया गया फिरोज शाह तुगलक द्वारा। उनने इनहेरिट करी ये समस्याएं मोहम्मद बिन तुगलक से, और उन्होंने इन समस्याओं से कैसे डील किया। क्योंकि ये बहुत बड़ा जो एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आपको समझना है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स या रेवेन्यू स्ट्रक्चर समझना है, या बेसिकली अगर आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री भी समझनी है किसी भी डायनेस्टी की, तो हमें देखना होगा कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी जो समस्याएं हैं वो अगली डायनेस्टी में कैरी फॉरवर्ड होंगी। उसने कैसे उन प्रॉब्लम्स को हैंडल किया वो डिफाइन करेगा उसके फ्यूचर को। हमें मुगलों में देखने को मिलेगी, राइट, जागीरदारी क्राइसिस देखने को मिलेगा, और उसी तरीके का कुछ क्राइसिस जो है वो फिरोज शाह तुगलक फेस करने वाला था। सो लेट अस मूव टू फिरोज शाह तुगलक और देखते हैं कि उन्होंने कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव किए। आइए बढ़ते हैं। आइए अब बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिरोज शाह तुगलक ने इनहेरिट करी मोहम्मद बिन तुगलक की समस्याएं। तो मोहम्मद बिन तुगलक की समस्याएं ये थी कि रिवॉल्ट्स जो है वो उसके पूरे एम्पायर में फैल रहे थे। तो फिरोज शाह तुगलक ने कैसे डील किया उन रिवोल्ट्स के साथ? फिरोज शाह तुगलक ने एक बहुत ही पैसिव रवैया अपनाया। उसने रिवोल्ट होने दी और जो एरिया उसके हाथ से निकल रहा है उसने निकलने दिया। उसने उनको रिकॉन्कर करने की कोशिश नहीं करी, वापस जीतने की कोशिश नहीं करी। शायद उसका ये फैसला सही था। क्यों? क्योंकि उसका ये मानना था कि जितना एम्पायर अभी हाथ में है इसको कंसोलिडेट कर लो। जो निकल रहा है दैट मीन्स वो कंट्रोल में नहीं आ सकता, इसीलिए वो हाथ से निकल रहा है। तो उसने उन सारे छोटे छोटे रियासतों को, अपने प्रोविंसेस को, उन इक्तों को अपने हाथ से जाने दिया।
पहली चीज। दूसरी चीज, मोहम्मद बिन तुगलक ने नोबेलिटी को बहुत ज्यादा परेशान और बहुत ज्यादा चिढ़ाया हुआ था, तो अब नोबेलिटी का वापस जो है वो भरोसा जीतना था फिरोज शाह तुगलक को। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने आप को घोषित करा कि मैं सच्चा मुसलमान हूं और मैं मुसलमानों के लिए अपनी जिंदगी जो है वो पूरी लागू कर दूंगा। तो इसी थियोलॉजी पर चलते हुए उसने वापस कुरान में मेंशन्ड जो 4 इनिशियल टैक्स हैं उनको वापस जो है वो अप्लाई करवा दिया, लाइक जकात, खर्च, जजिया और खुम्स। इन 4 उसने टैक्सेस को वापस लगवा दिया और ये टैक्सेस जो हैं वो सभी जनता पर लगे। ब्राह्मणों पर भी, ब्राह्मणों तक पर जो है वो जजिया अप्लाई कर दिया गया, हिंदू ब्राह्मणों के ऊपर। तो जजिया क्या होता है? जजिया बेसिकली उन लोगों को टैक्स देना पड़ता है, मुस्लिम्स को, जिनको मुस्लिम्स जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। एक इस्लामिक स्टेट में सेना में केवल मुस्लिम्स ही भर्ती हो सकते हैं और उस इस्लामिक स्टेट के जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनको वो सेना प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, इसलिए उन नॉन मुस्लिम लोगों को सेना को टैक्स देना पड़ता है, जिसे कहा जाता है जजिया कर। लेकिन जो सुल्तानों की सेना है वो उसमें तो कॉम्पोजिट थी, उसमें तो राजपूत भी थे बहुत बड़े लेवल पर और हिंदू समाज के अन्य बहुत सारे जातियों के लोग जो है वो सेना में भर्ती थे और कन्वर्टेड मुसलमान भी थे, अफगान भी थे, तुर्की भी थे। तो जो सेना थी वो काफी कॉम्पोजिट थी, बट स्टिल उन्होंने जजिया अप्लाई किया ताकि वो अपनी नोबिलिटी को इंप्रेस कर सके, राइट। सो जो 4 जो है वो कुरान के टैक्स लगाए इसने। बाकी जो टैक्स हैं, खम्स, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, खम्स जो है वो जिहाद अगर किया जाता है तो 5 में से 4 भाग सेना को और 1 भाग सुल्तान को। उसके अलावा जो बाकी के 2 जो टैक्स हैं वो आपकी इनकम पे होते हैं, एक लैंड से होने वाली इनकम और दूसरी आपका अगर कोई पेशा है उससे अगर आपकी कोई इनकम हो रही है तो उस पर टैक्स है। तो इस तरह के टैक्स अप्लाई किए। लेकिन या इसी के कंटेम्पररी उसने एक ऐसे व्यक्ति को रिक्रूट किया और नॉट जस्ट रिक्रूट किया, उसने ऐसे व्यक्ति को वजीर के पोस्ट पे प्रमोट किया जो कि एक कन्वर्टेड मुसलमान है। तो उसने लोगों को दिखाने की कोशिश करी कि मैं केवल कट्टर मुसलमान नहीं हूं जो केवल नोबल ब्लड की बात करता है कि तुर्की ही ब्लड होना चाहिए। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, अगर आप मुसलमान धर्म में कन्वर्ट होते हैं तो मैं आपकी पूरी इज्जत करूंगा। तो एक तेलुगु पंडित था, वो मुसलमान बन गया, कन्वर्ट हो गया और उसको उसने वजीर के पोस्ट पे अपॉइंट किया। सो यहां पर उसका जो है वो थॉट प्रोसेस हमें क्लियरली देखने को मिलता है। उसके अलावा उसने कैनाल सिस्टम, फिरोज शाह तुगलक को याद रखा जाता है अपने आर्किटेक्चरल के लिए। उसने जो आर्किटेक्चर में रेवोल्यूशनाइज किया सिस्टम बाय क्रिएटिंग सो मेनी कैनाल्स। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अकाल भी पड़ा था और उसकी जो एग्रीकल्चरल जो रिफॉर्म्स थे वो फ्लॉप हो गए थे। अब उन्हीं को ही कैरी आउट किया फिरोज शाह तुगलक ने, लेकिन अपने तरीके से उसने कैनाल्स बनवाई। तो उसने 2 मुख्य बड़ी कैनाल्स बनवाई। एक थी जो कि सतलज से हांसी तक लगभग 200 किलोमीटर लंबी और दूसरी थी यमुना से हिसार तक। सतलज से हांसी वाले का नाम है रजवाही और यमुना से हिसार वाली का नाम है उलग लाखी। अब ये जो कैनाल वो बना रहा था, इसमें से जो पानी इरिगेशन के लिए मिल रहा था वो मुफ्त नहीं था जनता के लिए, उस पानी के लिए टैक्स देना पड़ रहा था जनता को, जिस टैक्स का नाम था हासिले शर्ब या हके शर्ब। तो ये 2 तरह के वाटर टैक्स भी जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने लोगों पर अप्लाई किए। उसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने एक डिपार्टमेंट बनाया जिसको कहा उसने दीवाने बंदगान। और दीवाने बंदगान में उसने स्लेव्स को रिक्रूट करना शुरू किया। उसने अपने सभी इख्तेदारों को बोला कि तुम अगर किसी तरह का स्लेव जो है वो कहीं से खरीदते हो और अगर तुम्हें लगता है कि ये अच्छी क्वालिटी का स्लेव है तो वो स्लेव तुम मुझे भेज दो, मैं उनको अपने पास जो है वो रिक्रूट करूंगा। अगर कोई व्यक्ति किसी को रखता है तो स्लेव का खाना पीना रहने का खर्चा मालिक को देना पड़ता है। फिरोज शाह तुगलक स्लेव इकट्ठा करता गया और उसके पास लगभग 1,80,000 स्लेव इकट्ठा हो गए। अब इतने स्लेव्स का खर्चा पानी पूरा करना है उसके लिए बहुत महंगा पड़ा, तो उसने कारखाने खुलवाए जिसमें इसने इन स्लेव्स को यूज किया एज एन एम्प्लॉयर। तो यहां पर उसने रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करी। प्लस एक जो सबसे बड़ी समस्या रही फिरोज शाह तुगलक के साथ, उसने इख्तेदारी को हेरिडिटरी कर दिया। पहले इख्तेदार जो है वो अपॉइंट किया जाता था सुल्तान द्वारा, अब हेरिडिटरी कर दिया इख्तेदारी को ताकि नोबेलिटी खुश हो सके। इससे जागीरदारी क्राइसिस बढ़ा, इससे फ्यूडलिज्म जो है वो बढ़ा।
जो फ्यूडलिज्म बहुत मुश्किल से खत्म किया था इल्तुतमिश ने, भारत की जो सबसे बड़ी समस्या थी फ्यूडलिज्म, वो फ्यूडलिज्म जो खत्म किया था और सेंट्रलाइजेशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था भारत, उसे फिर से विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइजेशन करने का काम किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने। सो दीज वर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डन बाय फिरोज शाह तुगलक। इसमें एक और डिपार्टमेंट है दीवाने खैरात, जो कि उसने चैरिटी के लिए जो है वो बनाया। जितने भी विडोज हैं या जो भी अनफॉर्चुनेट लोग उसको शहर में दिखते थे, उनके लिए वो काम करना शुरू करता था और उनको हेल्प प्रोवाइड करता था, लेकिन मोस्टली मुस्लिम जनता को ही हेल्प मिलती थी। ये कट्टरता भी थी उसकी। उसके अलावा फिरोज शाह तुगलक को याद रखा जाता है उसके द्वारा बनाई गई बहुत सारी सिटीज, लगभग 300 के अराउंड जो है उसने सिटीज कंस्ट्रक्ट करी, जिनमें से कुछ का एग्जांपल है लाइक हिसार है, फतेहाबाद है, फिरोजपुर है। इन सब शहर, ये सब शहर जो प्रेजेंट डे तक मौजूद हैं, ये सब फिरोज शाह तुगलक द्वारा एस्टेब्लिश किए गए थे। So these were the administrative reforms done by Firoz Shah Tughlaq. Let us move forward to the next Sultan, which is सिकंदर लोदी। फिरोज शाह तुगलक के बाद जो मेंशनेबल सुल्तान है वो सिकंदर लोदी है, क्योंकि सैयद बीच में एक डायनेस्टी आई, लेकिन सैयद डायनेस्टी कुछ खास एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं ला पाई। क्यों? क्योंकि तिमूर लेंग ने जो आक्रमण किया 1398 में, उसकी वजह से जो नॉर्दर्न इंडिया में एक बहुत पॉलिटिकल वैक्यूम और अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई, तो सैयद जो हैं वो अपने पूरे टेन्योर में एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश कर ही नहीं सके। लोदियों ने उनको रिप्लेस किया और लोदियों में से सिकंदर लोदी का एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो वो सिकंदर लोदी जो लेके आया वो वर्थ मेंशनेबल है। तो आइए अब देखते हैं सिकंदर लोदी द्वारा किए गए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। आइए अब अंत में बात करते हैं सिकंदर लोदी की। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो डिक्लाइन शुरू कर दिया गया दिल्ली सल्तनत का, अगर दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन कहाँ से शुरू हुआ है तो आप बोल सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लिए गए जो फैसले हैं उनकी वजह से। और फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने जो इख्तियारी सिस्टम को हेरिडिटरी कर दिया, उस वजह से मोहम्मद बिन तुगलक के रूइंस पे जो नए एम्पायर छोटे छोटे डेवलप हुए हैं, उस वजह से सल्तनत जो है वो क्रम्बल हो गई। राइट? जैसे बाहर से आए थे तुर्की और उन्होंने राजपूतों को कंट्रोल में कर लिया था, क्यों? क्योंकि राजपूत यूनाइटेड नहीं थे, डिवाइडेड थे। उसी तरह सल्तनत भी क्रम्बल हो गई, क्योंकि सल्तनत यूनाइटेड नहीं थी, डिवाइडेड थी। सो वही सर्कल जो है वो घूमकर वापस सल्तनत के पास आया। सो सिकंदर लोदी के बारे में अगर हम इसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ें तो सिकंदर लोदी ने सबसे पहले कैपिटल को दिल्ली से आगरा शिफ्ट किया। क्यों? क्योंकि लोदीज जो हैं वो अफगानी थे और दिल्ली में अफगान नोबिलिटी की इतनी इज्जत नहीं थी और इतना सपोर्ट नहीं था उन्हें, इसलिए उसने कैपिटल को आगरा शिफ्ट कर दिया। दिल्ली से वो दूर आ गया, दिल्ली की नोबिलिटी से दूर आ गया। उसके बाद उसने जो स्पाइस वाला डिपार्टमेंट है, अलाउद्दीन खिलजी की तरह उसने भी स्पाइस वाले डिपार्टमेंट में काम किया और स्पाइस को जो है वो काफ़ी शक्तियां प्रोवाइड करी। और क्यों? क्योंकि वो अफगानी था, उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी लगातार होती रहती थी, तो उसको उन कॉन्स्पिरेसी की जानकारी रहे, इसलिए उसने स्पाइस को एक्टिव किया। उसके अलावा उसने एक लैंड मेजरमेंट की यूनिट क्रिएट करी, एक नया यूनिट क्रिएट करी, गजे सिकंदरी, एक नया गज क्रिएट किया जिसका मेजरमेंट जो है वो 32 यूनिट का था। सिकंदर लोदी मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए काफ़ी दयावान रहा, उसने काफ़ी चैरिटेबल काम किए, बहुत सारे पुअर लोगों को खाना खिलाना और मतलब ओपन लंगर वगैरह जो है वो आयोजित करना, इस तरह के काम जो है वो सिकंदर लोदी ने किए। लेकिन जो डिक्लाइन शुरू हो चुका था उसको वो वापस कंट्रोल में नहीं ला सका। तो आइए इस मैप के माध्यम से देखते हैं हम कि अंतिम फेज जो है वो क्या रहा सल्तनत का। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो गंगा और गंगा की सहायक नदियों का जो बहाव है, केवल उसके साथ जुड़ा रहा सल्तनत, और उसके अलावा दक्षिण भारत तक जो पकड़ थी मोहम्मद बिन तुगलक की, और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक ने जो वापस रिकॉन्कर करने की कोशिश नहीं की, उस वजह से जो नए एम्पायर बने वो फ्यूडलिस्टिक रहे और उन्होंने अपने लिए जो है वो सिर्फ अपने मतलब एक यूनाइटेड फ्रंट बनाने की कोशिश नहीं करी, और वो आपस में हमेशा कॉन्स्टेंटली लड़ाई करते गए। जैसे विजयनगर, बेराड़, बेदार, अहमदनगर और उसके अलावा मालवा, गोलकोंडा, गोंडवाना, ये सारे जो हैं वो ये सारे एम्पायर किसकी रूइंस पे बने हैं? तुगलक की रूइंस पे बने हैं। राइट? और लोदी जो है वो केवल गंगा के मैदानी क्षेत्र के साथ जुड़ गया, राजपूताना भी छूट गया उनसे, गुजरात तो छूट ही गया।
सो दैट मीन्स जो इंपॉर्टेंट ट्रेड राउट है वो सारे उनसे छूट गए। जो इंपॉर्टेंट दक्षिण भारत के जो पोर्ट हैं, जो भारत का पेनिजुला के जो पोर्ट्स हैं, वो सारे दिल्ली सुल्तान के हाथ से छूट गए। तो उनके हाथ में केवल अब, उनके कंट्रोल में केवल अब जो गंगा का फर्टाइल लैंड है वही है, वहीं से आने वाला रेवेन्यू और लाहौर के रास्ते जो सेंट्रल एशिया से होने वाला जो ट्रेड है वो उनके कंट्रोल में है, जो कि इतना लाभकारी नहीं है कि वो बड़ा एम्पायर क्रिएट की जा सके। तो यहां पर आपको ये पैराडॉक्स समझना है, जिसको बड़ा एम्पायर क्रिएट करना है उसको सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन भारत में लाना ही पड़ेगा, उसको गुजरात और बंगाल को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। अदरवाइज वो नहीं करता है तो उसका बिखर जाएगा एम्पायर। क्यों? क्योंकि फ्यूडलिस्टिक बन जाएगा। फ्यूडलिज्म कम्स नेचुरल टू इंडिया। भारत में फ्यूडलिज्म जो है वो नेचुरली हो जाता है। क्यों? क्योंकि भारत बहुत उपजाऊ भूमि है भारत की, और बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है भारत के पास। तो अगर आप ध्यान से सोचें तो एक गांव का लेवल भी, गांव भी है एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी के रूप में चल सकता है ना। काफी हद तक एक गांव अपने आप को सस्टेन कर सकता है। इसी तरीके से हर जगह पर भारत में छोटे छोटे एम्पायर्स हमेशा पूरी थ्रू आउट हिस्ट्री क्रिएट होते रहे हैं। आज के हमारे इस पूरे सेशन में हमने समझा कि किस तरह डिसेंट्रलाइज्ड था भारत की शक्ति, है ना। राजपूत शासन जो है वो बहुत ज्यादा हाईली फ्यूडलिस्टिक था। सुल्तानों ने उसको सेंट्रलाइज करने की कोशिश करी इल्तुतमिश ने इक्तदारी सिस्टम की मदद से, लेकिन इवेंचुअली धीरे धीरे ऐसी सिचुएशंस बन गई कि वापस फ्यूडलिस्टिक नेचर बन गया और फिर से भारत जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा एरिया एक्वायर किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, राइट। और फिर उसके बाद डिक्लाइन जो है वो लगातार होता गया, और फाइनली लोदीज को इब्राहिम लोदी, जो एकमात्र ऐसा सुल्तान बना जिसको बैटलफील्ड पर मारा गया बाबर द्वारा, और बाबर भी एक तुर्क है और डिसेंडेंट है मंगोल्स का और चंगेज खान का, तैमूर का और चंगेज खान का डिसेंडेंट है। वही साइकिल फिर से घूम के आ गई कि सेंट्रलाइजेशन हुआ, फिर डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, और फिर बाहर से आके किसी ने एक्वायर कर लिया। यही सेम चीज जो है वो मुगल्स के साथ भी होगी। औरंगजेब एक बड़ा एम्पायर क्रिएट करेगा, फिर डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, फिर अंग्रेज पूरे देश को जो है वो कंट्रोल में कर लेंगे, राइट। उससे पहले यही साइकिल हमेशा से चलता है। अंग्रेजों से पहले मुगल्स ने किया, मुगल से पहले सुल्तानों ने किया, सुल्तानों से पहले जो है वो सेंट्रलाइजेशन करने का काम चंद्रगुप्त ने किया था, चंद्रगुप्त से पहले अशोक ने किया था। तो ये भारत में ये सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन की साइकिल चलती रहती है, चलती रहेगी भी। आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है विशाल चौहान और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर।